NFT, मेटावर्स, वेब 3.2 आजकल हर जगह चर्चे पे है ये सारी चीज़ें, और हमने इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा करी अपने चैनल पे। बट अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या ये यहाँ पे स्टे करेगा, क्या ये यहाँ पे रुकेगा। मैं तो एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ व्हेन इट कम्स टू मेटावर्स, व्हेन इट कम्स टू वेब 3.2। बट तो भी आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ डाउट था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सब्जेक्ट के सबसे बड़े मास्टर कह लें या फिर लर्नर कह लें, उन्हीं को हम क्यों ना अपने चैनल पे वापस ले आएं एंड उनसे आज हम ऐसे ऐसे कठोर सवाल पूछें जिनसे शायद वो भी थोड़े समय के लिए हिल जाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और बार स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे अंशुल जी का। हेलो अंशुल, कैसे हैं आप? हेलो अभिषेक जी, आई एम गुड। हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड। तो अंशुल जी, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, पूछिए। थोड़ी केबीसी जैसी फील आ रही है, बट पहला सवाल अंशुल जी, अभी हाल फिलहाल में मैं न्यूज़ देख रहा था और उसमें पता लगा है कि फेसबुक को, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट कर रही थी मेटावर्स को, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जिसने मेरे दिमाग में भी थोड़े से सवाल पैदा कर दिए कि जो इतनी बड़ी बिलियन डॉलर कंपनी है वो बोल रही थी मेटावर्स इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर, और अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि मेटावर्स के चक्कर में ही इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें मैं दो तीन चीज़ें बोलूँगा। पहला तो ये कि अभी तो मेटावर्स हमने बनाना शुरू किया है, ठीक है। 2021 जो अपना पिछला साल था, पहला साल था जब मास मूवमेंट शुरू हुई है मेटावर्स, वेब 3, टोकन्स की तरफ। अभी तक उससे पहले पिछले 10 साल में ये बढ़ रहा था, लेकिन एक बहुत लिमिटेड ऑडियंस के तक ही था। तो एक तो अभी थोड़ी इन्वेस्टमेंट और होगी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो हमारी कंपनी हो। हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट अच्छी तरह बनाना पड़ेगा, तभी लोग उसको और अडॉप्ट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि फेसबुक का अगर हम ये देखें कि उन्होंने अपने रिजल्ट्स में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो उनका नॉर्मल प्रोडक्ट है, जो सबसे पहले ऐप थी फेसबुक, उसमें अब उनके यूज़र गिरने लग गए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि मार्क जकरबर्ग ने जो अक्टूबर 2021 में डिसीजन लिया कि हम वो पूरा नाम ही बदल रहे हैं फेसबुक का मेटा में, वो क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि ऑब्वियसली वो स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि जो वेब 2 के ये प्रोडक्ट्स थे, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे जो सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने हम सब बहुत यूज़ करते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हैं, उसमें अब लोग सैचुरेशन आ रही है। तो अब उनको पता है कि भाई मेटावर्स तो फ्यूचर होना ही था, लेकिन अब जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसमें सैचुरेशन आ गई है, तो जो नेक्स्ट चीज़ की अडॉप्शन होगी वो और भी ज़्यादा जल्दी पिक होगी। तो इसीलिए ही ये उनका ऑलरेडी एक मूव था, राइट। तो उनका जो शेयर गिर रहा है, ये हो सकता है कि कई लोग ये सोच रहे होंगे यार तुमने थोड़ी देरी कर दी, तुम्हें एक और साल पहले कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। हमने अगस्त 2020 में कंपनी शुरू की थी, वो लोग भी मेटावर्स के ऊपर पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन वो पहली बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने पब्लिकली आके बोला कि भाई हम तो अपना पूरा विजन अब वेब 3 और मेटावर्स की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ओके। तो अभी ऑब्वियसली पैसा तो थोड़ा इन्वेस्ट होगा ही, लेकिन वेब 2 में ऑब्वियसली अगर लोग कम हो रहे हैं तो लोगों को तो डिजिटल दुनिया पसंद है ही। बिल्कुल। अब ये तो हो चुका है, चाहे वो एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, बिल्कुल गेमिंग हो, एंटरटेनमेंट हो, सब कुछ अब डिजिटल है। जी। तो जो हम 12-13 घंटे डिजिटली बिता रहे हैं, अगर वो इन ऐप्स पे नहीं बिताएंगे तो उससे बेटर ऐप्स पे बिताएंगे, और वो बेटर ऐप्स मेटावर्स और वेब 3 से ही आएंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फेसबुक का ये जो बहुत भारी नुकसान हुआ है, दैट इज़ नॉट बेसिकली जो लोग बोल रहे हैं कि ये मेटावर्स के कारण हुआ है, देयर आर अदर फंडामेंटल रीजंस। एम आई करेक्ट ऑन दैट? बिल्कुल। मैं इसमें बस एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, फेसबुक का एक अपना विजन है कि मेटावर्स क्या बनना चाहिए। ये तो हमें थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा कि किसका विजन या क्या राइट होता है। अभी हम हैं एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे, हम सभी। बिल्कुल। मैं ये हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ज़ाइनवर्स हो जो हम बना रहे हैं, जी। हम सब एक रेस में ही हैं, लेकिन हम सब की स्टार्टिंग लाइन भी एक ही है। ये नहीं कि अगर फेसबुक है तो अरे वो हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा नुकसान ये है कि उनको लगता है कि उन्हें पता है कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वेब 2 की दुनिया कैप्चर कर ली। बिल्कुल। लेकिन वेब 3 की दुनिया अलग है। जब भी जी। टेक्नोलॉजी बदलती है तो हमेशा नए लोग इसलिए जीत पाते हैं क्योंकि वो एक नए ढंग से सोचते हैं, उनके पास कोई बैगेज नहीं है पुराना सोचने का। जी। अगर हम यही देखें कि गूगल इसलिए आज तक कोई सोशल मीडिया
सोशल नेटवर्क नहीं ला पाया। सोशल जी। मीडिया में यूट्यूब तो उसने खरीद लिया, जी। जो बहुत बड़ा है, जी। लेकिन उसने वो सर्कल्स लाया, वो हिट नहीं हुआ। उसने एक और ये नई ऐप निकाली, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई। तो ऐसा है क्या कि गूगल के पास पैसे नहीं है? बहुत हैं। क्या गूगल के पास स्मार्टेस्ट लोग नहीं है? बिल्कुल हैं। लेकिन एक वो कंपनी का डीएनए होता है। तो मैं लास्ट बस चीज़ ये बोलूँगा कि फेसबुक का जो अपना विजन था कि एक मेटावर्स बनाएंगे, वो जैसे उन्होंने फेसबुक बनाया, व्हाट्सएप को खरीद के बना दिया, उनका वो था सेंट्रलाइज मतलब हम ही कंट्रोल करेंगे जी सब कुछ, हम ही बनाएंगे, जो हम बनाएंगे वही आप कंज्यूम करोगे, जैसे अभी तक करेक्ट। हमने चीज़ें की हैं। लेकिन जो ये ओके। मेटावर्स की दुनिया है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होगी। ओके। हम ही ओनर होंगे, हम लोग ही डिसाइड करेंगे। हम लोग मतलब जायनवर्स के जो स्टेक होल्डर्स होंगे, जो जी। यूजर्स होंगे, जी। जो कम्युनिटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि आगे क्या होगा, वो चलाएंगे उस कंपनी को। तो अंशुल जी, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी बदलती है, और इसी से मेरा एक सवाल आया था। 1989 में आया था WWW, जो कि बिल्कुल हमारा जी। वेब 1.0 था। फिर करीब 2004 में आ गया था हमारे पास सेकंड वर्जन आ गया था, जो कि एक कॉन्फ्रेंस से शुरुआत हुई, ये हुआ। और फिर अभी हम देखते हैं तो हम स्टेप इन कर चुके हैं वेब 3.0 पे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है, जो जितना मैंने लिमिटेड अपनी रीडिंग करी है, जितना पता है, कि वेब 1.0 पे भी एक अलग तरह का क्रिटिसिज्म था कि ये चीज़ सस्टेन नहीं करेगी, बट एवरीवन नो, सबने अडाप्ट किया। वेब 2.0 भी उस समय पे, अगर हम इनसाइट पे जाते हैं, तो अगर कोई उस समय कह रहा था कि एक फेसबुक होगा, एक इंस्टाग्राम होगा, तो कोई इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहा था। और सेम चीज़ अभी हमको थोड़ी थोड़ी दिख रही है वेब 3.0 पे। तो आप थोड़ा सा हमें इस जर्नी से रन कर सकते हैं कि ये वेब 1.0 पे एग्जैक्टली हुआ क्या था, वेब 2.0 पे हुआ क्या था, और वेब 3.0 पे क्या हुआ था, और क्यों इनको समय समय पे इतना क्रिटिसिज्म मिला है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपका वेब 1.0 2.0 का आंसर देता हूँ, और फिर जी। मैं ये बताता हूँ कि मेरे ओपिनियन से हर चेंज जो आता है जी। उसमें हम नेचुरली क्यों अगेंस्ट होते हैं। ठीक है। तो वेब 1.0 तो पहली बार था कि हम कुछ डिजिटल दुनिया में कर रहे थे, राइट। हमने बोला कि यार ये रही एक इन्फॉर्मेशन, हमने ये इन्फॉर्मेशन भेजी। वेब 1.0 की दुनिया थी डिसेंट्रलाइज्ड। मैंने अपने कंप्यूटर से वेब पेज बनाया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाली, यूएस में मैंने बनाई, आप इंडिया में बैठे हैं, आपने अपने कंप्यूटर पे खोली, और फिर आपने उस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम किया। आपने कहा यार ये जो रिसर्च पेपर पहले छपता था, फिर पब्लिशर के पास जाता था, फिर लाइब्रेरी से बुक आती थी, फिर मैं लाइब्रेरी से इशू कराता था, फिर उसको पढ़ता था, वहाँ का 4-5 महीने का प्रोसेस था, यहाँ 4-5 मिनट में काम हो गया, राइट। तो लोगों ने पहले कहा यार कि ये कौन है, ये क्या हो रहा है, नई चीज़ है, हमें नहीं पता, ये ट्रस्ट नहीं है। फिर ऐप्स आने लग गई, याहू, जिसमें न्यूज़ मिलने लग गई, वेदर मिलने लग गया। लोगों ने कहा हम कैसे माने, हमें तो आदत थी न्यूज़पेपर खोलने की, न्यूज़पेपर पे जिसने लिख रखा था जर्नलिस्ट ने कि ये है, हाथ में पकड़ रखा है, हम जब सुबह बैठते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, पढ़ते हैं, हम कहते हैं यही है न्यूज़। अब ये क्या, कंप्यूटर हमें पता ही नहीं, कंप्यूटर के ऊपर ये खाली ये लेटर्स दिख रहे हैं, किसको पता कौन है। क्योंकि हमारे को अभी तक क्या ट्रस्ट था, हमें ट्रस्ट था लोगों पे। जी। हमें ये ट्रस्ट बन गया था कि इस आदमी ने, ये न्यूज़पेपर ने इसको छापा है, और ये अब ट्रस्ट वर्दी चीज़ है। अब ये जो नई चीज़ आई उस पर हम ट्रस्ट कैसे करें, हम नहीं कर सकते, हमें तो आदमी नहीं दिखा। भाई बिल्कुल। जर्नलिस्ट था, कम से कम वो साइन करता था, वेब पेज में तो एक एड्रेस डालना था, www. कौन है ये। जब वो आदमी दिखना बंद हुआ तो हमारा सबसे पहले ये सोच आई कि ये तो कुछ गलत होगा, ठीक है। तो वो ट्रस्ट ही नहीं था। फिर वो बूम आया 99-2000 में, सबने कहा कि यार वेब के थ्रू सारा बिजनेस होना शुरू हो जाएगा, लोग चीज़ें खरीदेंगे। pets.com करके एक आई थी जो पेट्स के लिए बेचती थी, जो सबसे फेमस केस है कि उन्होंने बहुत पैसे रेज किए, बहुत बिलियंस में वैल्यूएशन गई, और वो बैंकरप्ट हो गई कंपनी जब बबल क्रैश किया। तो सबने कहा ये तो सब बेकार की बात है। सबको पता था कौन सा बिजनेस हो सकता है, जब आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते किसी को वेब पे, तो बिजनेस होगा नहीं। लोगों को धीरे धीरे बात समझ में आई कि भैया ये मीडियम से कन्वीनियंस बहुत है। जो वैसे मैंने बोला कि आप पेपर पढ़ रहे थे, वो आपको 5 महीने में अगर लगता किसी बुक का 5 मिनट में आ गया, ऐसे आपका प्रोडक्ट अमेजोन से इतनी जल्दी आ जाता है। कन्वीनियंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें लोगों ने फिर फाइंड आउट करने की कोशिश कर ली कि यार ट्रस्ट बनाए कैसे, क्योंकि कन्वीनियंस तो है। तो ट्रस्ट के अलग अलग मेथडोलॉजीज आ गई। अमेजोन ने कहा कि यार हम बड़ी कंपनी है, आप हमें ट्रस्ट कर लो, जी। आपका पैसा, अगर आपको रिफंड चाहिए, आपको नहीं अच्छा लगता प्रोडक्ट, हम दे देंगे। ट्रस्ट बनना शुरू हुआ, चीज़ें बननी शुरू हो गई। फिर ओके। आया मोबाइल। मोबाइल ने कहा कि देखो ऐसा है, आप कुछ लिखोगे, आप कुछ बोलोगे, जो लोग आपको जानते भी नहीं है ना, वो कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, वो शेयर भी करके आपको बढ़ाएंगे, आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर। लोगों ने ये कौन बेकार, कौन है भाई। फेसबुक तो ठीक था जब पहले आया था कि भाई जिसको मैं स्कूल में जानता हूँ, अपनी गली में जानता हूँ, उसको मैंने ऑनलाइन भी कर दिया। अब हो सकता है कि किसी दिन मैं बिजी हूँ, पर्सनली नहीं मिल पाया, तो फेसबुक पे बात पता चल गई।
लेकिन भाई आपको मैं जानता ही नहीं हूँ, आपके किसी कमेंट से मेरे को क्या लेना देना। लेकिन ये बड़ी कन्वीनियंस की बात ये थी कि भाई मैं नहीं जानता, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आपका विजडम इंपॉर्टेंट नहीं है या वो अच्छा नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हुई। ओके। लेकिन जब वो मेरे को ट्रस्ट नहीं था, जो वो लोगों को मैं नहीं जानता था और मैं एकदम से उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता था, तो कोई फ़ायदा ही नहीं था ये करने का। तो इसलिए वेब 2.0 के अगेंस्ट लोग आए, फिर धीरे धीरे करके उनको लगा हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। वेब 2.0 का सबसे बड़ा जो रीज़न है कि वो इतना पॉपुलर हुआ, वो ये है कि उसने हमारे अंदर एक जो चीज़ हमें हमेशा चाहिए होती है वो है स्टेटस। स्टेटस मतलब हम रहते हैं सब सोसाइटी में। जी। तो ये एक बहुत अच्छी बुक लिखी गई है सेपियंस, युवाल के थ्रू। उन्होंने इसमें बताया कि हमारी जो स्पीशीज़ है होमो सेपियंस, वो निएंडरथल्स के की वजह से इसलिए बच गई क्योंकि निएंडरथल्स का जो ट्राइब रहता था वो 50 लोग 100 लोगों तक रहता था। ओके। हमारा ट्राइब जो होता था वो 2500-5000 लोगों तक रहता था। ओके। एक निएंडरथल हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे फिजिकली, ओके। लेकिन नंबर्स का गेम था। हम इतने ज़्यादा थे नंबर्स में कि हमने उनको ख़त्म कर दिया। ओके। तो जैसे ये एक वो बोलते हैं ना सेफ्टी इन नंबर्स, जी 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 जहाँ लोग हैं वहीं जाओ। जी। वो इसलिए कि वो हमारा एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन गया कि यार बचना है, जिंदा रहना है, हम्म। तो सोसाइटी में रहो। जिंदा रहना है तो जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं वही करो। तो जो हम बात करते हैं ना भेड़ चाल, कि भेड़ जहाँ चाल। भेड़ चाल है जी। वहाँ सेफ्टी लगती है, वो एक हमारा एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन चुका है ओके। ना। तो वो क्या है कि जब जब तक, तो इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी चेंज आता है, चाहे वो एग्रीकल्चर भी आया हो बहुत बहुत सेंचुरीज पहले, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हो। जब पहली बार बाय द वे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो यही बात हो रही थी जो एआई की हो रही है कि अरे हमारी तो नौकरियां चली जाएंगी, लोग क्या काम करेंगे। बिल्कुल। आज कोई इमेजिन कर सकता है कि फैक्ट्री के बगैर बैठ के क्या हम बैठ के बैग्स बना रहे होते खाली? कोई नहीं इमेजिन कर सकता, राइट। जब एआई आया तब भी आज लोग ये कह रहे हैं भगवान नौकरियां चली जाएंगी, क्या होगा? कुछ नहीं होता। रेवोल्यूशन जब आता है, टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है, तो ऑब्वियसली स्किल्स आपको नए सीखने पड़ेंगे, लेकिन वो ओवरऑल एक नेट बेनिफिट ही होता है, राइट। ओके। तो हमारे को डर तो पहले लगता ही है कि चेंज आ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हम चेंज आने से एक घबराहट ये होती है कि क्या पता हम बचे ही ना, कि हमारी नौकरी ना बचे। तो चेंज के अगेंस्ट एक हमेशा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि चेंज नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव नहीं चाहिए। लेकिन जिसको प्रोग्रेस करनी है, जिसको आगे बढ़ना है, उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए तो ये लीडरशिप के वो रोल्स आते हैं, क्योंकि वो आगे देख के काम करते हैं, पीछे देख के डर के मारे नहीं। ओके। बट आपने लीडरशिप की बात करी है, तो मुझे क्या लगता है कि हमने अभी देखा है काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने भी इन द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स और एनएफटी को बहुत एडवोकेट किया है। मतलब उन्होंने कहा है कि ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ ऑडियंस का ये कहना है, लोगों का कहना है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कि मे बी दे आर एन अर्ली इन्वेस्टर इनटू दीज थिंग्स। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि पहली बात तो अगर आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को भी बता सके कि ऐसे कुछ 2-4 नाम जो बहुत बड़े स्टेचर के हैं, जो बहुत पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इनका एक सेल्फिश इंटरेस्ट हो सकता है कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है मेटावर्स पे, उन्होंने पैसा लगाया एनएफटी पे, एंड मे बी इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स जस्ट लाइक एनी, जैसे कि आपको पता है वीसीज कुछ करते हैं कि अ लॉट ऑफ वीसीज वेट फॉर एन आईपीओ और उसके बाद वहाँ पर एग्जिट भी करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का प्लान भी काफ़ी सारे ये बड़े बड़े बिलियनर्स का हो सकता है? देखिए, बड़े बड़े नाम मैं पहले बोलूँगा। जी। बहुत बड़ा नाम इलॉन मस्क, वो तो बिल्कुल। बहुत बड़े एडवोकेट हैं क्रिप्टो के लिए, टोकन्स के लिए, एनएफटीज के लिए। बिल्कुल। दूसरे मार्क क्यूबन, जो बिल्कुल। शार्क टैंक यूएसए में आते हैं। जी। उन्होंने तो नॉट ओनली बहुत सारी वेब3 और एनएफटी की कंपनीज में पैसे डाले हैं, उन्होंने खुद कुछ कंपनीज भी शुरू कर दी हैं अपने आप भी, राइट। ऑन मेटावर्स एंड ऑन एनएफटी। मेटावर्स एंड एनएफटी उनकी अपनी ही कंपनीज भी हैं जो वो खुद लीड कर रहे हैं, वाओ। अपार्ट ओके। फ्रॉम जो वो इन्वेस्ट भी करते हैं। ओके। जेमी डायमंड जो जेपी मॉर्गन के हेड हैं, जी। वो पहले बहुत नेगेटिव थे। उन्होंने बहुत बिल्कुल। पब्लिकली क्रिप्टो के अगेंस्ट, वेब3 के अगेंस्ट बोला। बिल्कुल। फिर उन्होंने 1 साल पहले अपना थोड़ा टोन बदलना शुरू किया कि देखिए हो सकता है होगा, हम मुझे तो अभी पसंद नहीं है, बट जेपी मॉर्गन तो इसमें काम करेगा। जी। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि भैया यही फ्यूचर है, हम ये हाँ। करेंगे। तो लोग तो मतलब बहुत बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि ये सच्चाई है, ये चेंज आ रहा है, ठीक है। और राइट। ये चेंज, ये सवाल मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले या 2 साल पहले भी आप पूछ सकते थे कि क्या ये होगा या नहीं। जब फेसबुक जैसी इतनी बड़ी कंपनी, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, जिसके सारे प्रोडक्ट हम व्हाट्सएप वगैरह रोज़ यूज़ करते हैं, उसने इतनी बड़ी बेट ले ली कि भाई हम तो मेटा का नाम ही बनाएंगे, यही बिल्कुल। हमारा विजन है। तो वो तो गाड़ी निकल चुकी कि ये होगा कि नहीं, गाड़ी निकल चुकी, हो तो रहा ही है। अब सवाल सिर्फ ये है कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कब बनेगा, और हम इसका फ़ायदा अपने लिए कैसे ले सकते हैं।
तो वो वाला सवाल तो मेरे ख्याल से जा चुका, वो गाड़ी जा चुकी। ओह अब ये वाली बात जो है कि भाई लोग अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं एक इससे पहले हेज फंड ट्रेडर था, मैं कैपिटलिस्टिक दुनिया से आता हूँ। मुझे लगता है यार इसमें तो कोई गलत नहीं है। अगर किसी को किसी चीज़ में विश्वास है, तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें विश्वास है कि ये चलेगा, तो वो अपना पैसा भी तो डाल रहे हैं। अगर वो गलत हुए तो पैसा भी तो उनका लूज़ होगा। बिल्कुल। चाहे आप वीसी ले लो, ठीक है वीसी के इन्वेस्टर्स और होते हैं, लेकिन भाई वीसी का एक बिजनेस है, उन्होंने पैसा डाला और वो गलत हुए और लूज़ हुआ, तो आगे उनके इन्वेस्टर्स उनको पैसा नहीं देंगे, उनका बिजनेस बेकार हो गया, बिल्कुल। उनके पैसे लूज़ हो गए, उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई। हम्म। तो कोई अपनी रेपुटेशन और अपना लॉस करके तो किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो जो वो प्रमोट करें और उसमें वो पैसा कमा सकते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो देखिए, मैं इस बात के लिए भी ये बोलूँगा कि ये थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हाँ भाई डॉक्टर टीचर भगवान है, अब वो पढ़ा दें हमें या बचा दें हमें और पैसे ना लें। भाई उनको भी अपना घर चलाना है, उनको भी सहूलियतें मिलनी चाहिए। अगर वो अपने काम में अच्छे हैं तो हमें तो इनफैक्ट प्रमोट करना चाहिए कि आप और अच्छा करो, सो दैट आप और अच्छा काम करो। जी। ये तो नहीं करना चाहिए कि भाई ये एडवाइस दे रहे हैं मतलब से उनको कुछ नहीं मिले। इसमें कोई गलती नहीं लगती मुझे। ठीक है। और अगर वो ये कर रहे हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं तो इससे प्रमोट ही हो रहा है ये। तो जो आज इंडिया में इन्वेस्टर्स, वीसी इन्वेस्टर्स, यूएस में हमने भी अभी एक यूएस के इन्वेस्टर से पैसा रेस किया है ज़ाइनवर्स में। उसमें हमारे जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी दोबारा से पैसे डाले हैं। हम और भी इंडिया के इन्वेस्टर्स से पैसा रेस किया है। तो ये तो फ़ायदा ही है ना। हमारे पास पैसे आए तो हम भी अब और लोगों को हायर करेंगे, जॉब्स बढ़ी, हम वेब3 में एक्सपैंड करेंगे और कम्युनिटी के लोग इसमें आएंगे, उनको वो प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा जी। तो अगर हमारा फ़ायदा होगा, यूज़र्स का फ़ायदा होगा, कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, तो इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा होना चाहिए। मेक सेंस। और बिकॉज आपने ज़ायनवर्स की बात करी है तो हम बैक स्टेज थोड़ी सी बात कर रहे थे अबाउट त्रिमूर्ति NFT के बारे में, आप कुछ बता रहे थे। दो सवाल है मेरे यहाँ पे। पहला चीज़, व्हाट इज़ दिस त्रिमूर्ति NFT? सेकंड, इफ़ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट, व्हाई दे शुड इन्वेस्ट? सबसे बड़ी चीज़ है क्यों करें। और आप इस हिसाब से बताइए कि सामने वाले के लिए देखिए एट द एंड पैसा बोलता है, तो मॉनेटरी उनके पास क्या बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में जी। देखिए ज़ाइनवर्स क्या है, हम एक बना रहे हैं, जैसे आज हमारा बहुत सारे घंटे ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन पे निकलते हैं सबके, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, अमेज़ॉन पे आप शॉपिंग कर रहे हो, मिंत्रा पे फैशन कर रहे हो, जो भी। हमें लगता है कि अब जो मेटावर्स बनेगा उसमें ना 3 कंपोनेंट होंगे। एक बनेगा आपका एक इमर्सिव वर्ल्ड मिलेगा। इमर्सिव मतलब मेरे को ज़्यादा इन्वॉल्व दूंगा, इंटरेक्शन ज़्यादा कर सकता हूँ, गेमिंग ओरिएंटेशन होगी। एक ये होगा कि भाई ओनरशिप मेरे पास होगी। तो जैसे फेसबुक के पास मेरा डेटा है, वो जब चाहे डेटा भेज देते हैं, ऐड दिखा देते हैं, मेरे को कुछ नहीं मिलता। अब ब्रेव ब्राउज़र आया, उसने आपसे पूछा आप दिखाना चाहते हो ऐड्स, आप बोलते हो हाँ, तो आपको भी वो कुछ बेनिफिट देता है। तो ये ओनरशिप का फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आप डिसाइड करोगे कि आगे क्या बनना है, ठीक है। लास्ट ये है कि इसमें जो आप एक्टिविटी वगैरह करते हो, आप जितने कमेंट्स करो, जितनी क्रिएशन करो, उसके लिए आपको हम मॉनेटरी बेनिफिट भी दें। तो ये इन शॉर्ट एक मेटावर्स बन रहा है, ठीक है। आप कोई अगर ये बोले कि ये क्या है, ये एक डिजिटल दुनिया है जिसमें आप डिजिटली रहोगे। तो आपकी रियल दुनिया तो है ही, आप उसमें रह ही रहे हो, बट डिजिटल दुनिया में वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं दोस्तों से बात भी कर सकता हूँ, नेटफ्लिक्स जैसे मूवीज़ भी साथ में देख सकते हैं, अकेला देखना चाहो अकेले देख सकता हूँ, मैं आपके डिजिटल घर में भी आ सकता हूँ। आपने अपना घर बना रखा है जैसे आपको लगे, ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही देखो। आप बोलो कि यार मुझे तो एक शेर की तरह दिखना है, आप शेर की तरह दिखो। मैं बोलूँ मुझे तो एक ईगल की तरह दिखना है, मैं ईगल की तरह दिखूँ। या हम कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की तरह दिखें, जैसे भी, है ना। वहाँ आके हम बात करें, वहाँ आके हम गेम्स भी खेल सकते हैं, वहाँ जाके अमेज़ॉन जैसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे, वहाँ पे मैं ICICI बैंक में विजिट करके कस्टमर सर्विस करके ट्रांजैक्शंस भी उसके थ्रू कर सकता हूँ। तो ये एक डिजिटल दुनिया बना रहे हैं हम। हमारा क्या आइडिया था कि हमें ये डिजिटल दुनिया मेटावर्स जिसको हम बोल रहे हैं बनानी है इंडियंस के लिए। इंडियंस जो इंडिया में भी रहते हैं और हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी जो बाहर रहते हैं। हमने इसलिए पिक किया कि हम इसको भारतीय संस्कृति पे बनाएंगे, क्योंकि हमें ये लगा कि यार एक अपनापन तो होना चाहिए ना इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं। हम तो आज सारी बाहर की ही ऐप्स यूज़ करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो। हमें लगा कि हम बनाएंगे प्रोडक्ट क्वालिटी जैसा ये लोग बनाते हैं उससे भी बेटर, या एटलीस्ट आपको उतनी ही क्वालिटी मिले, लेकिन एक अपनापन, एक बिलोंगिंगनेस जो मुझे लगे कि यार ये हमारे लिए बना है, वो बने। तो इसलिए हमने इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का यूज़ किया कि उस कंटेंट के अराउंड हम बनाएंगे ये ज़ाइनवर्स को। तो त्रिमूर्ति NFT क्या है? त्रिमूर्ति हमारे 3 मेन भगवान हैं।
शिवा, ब्रह्मा और विष्णु। तो त्रिमूर्ति एनएफटी से आपको एक एनएफटी मिलेगी, उसमें एक बहुत अच्छे एवतार मिलेंगे आपको, 3D एक एवतार, इन तीनों में से एक भगवान का। आपने बात की कि इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है भाई, क्यों लें हम, हमारा जी। फ़ायदा बताइए। जी। आपका फ़ायदा ये है कि त्रिमूर्ति एनएफटी आप खरीदेंगे तो उससे आपको मिलेंगे शक्ति टोकन्स। ये ओके। शक्ति टोकन्स क्या हैं? जैसे कि आप गूगल फेसबुक में शेयर्स खरीद सकते हो, और अगर गूगल फेसबुक अच्छा करें तो आपको फ़ायदा होगा, शेयर्स बढ़ते हैं। वैसी शक्ति टोकन्स आपका गवर्नेंस टोकन बोला जाता है, ये ज़ायनवर्स के। उसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ज़ायनवर्स बढ़ेगा उसके ये शक्ति टोकन्स, आप ओनर हो, आपके पास एक भी टोकन हो तो आप ओनर हो। हर त्रिमूर्ति एनएफटी से आपको 5000 टोकन्स मिलेंगे मिनिमम। तो 5000 टोकन्स में से आप ये ओनरशिप ले रहे हो ज़ायनवर्स की। जैसे ज़ायनवर्स बढ़ता जाएगा, टोकन्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका फ़ायदा होते जाएगा। ओके। दूसरा, अगले 12 महीने तक हम आपको 10% से लेके 50% तक इस पे इंटरेस्ट भी देंगे, जो शक्ति टोकन्स के ऊपर। तो आपको 5000 जो टोकन्स हैं, 50% का अगर आप पहुंच गए वो वाली एनएफटी तक जो हमारी टियर 1 है, तो आपको 2500, 50% का 50%, 2500 टोकन्स और भी मिल सकते हैं। तो ये हुआ एक और फ़ायदा। फिर आप इन्हीं एनएफटी को अपना एक एवतार, जैसे हम गेम में एवतार खेलते हैं 3D वाला एवतार, उसमें कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको शिवा की एनएफटी मिली तो आपका एवतार में आप, ऐसा है कि शिवा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हो सकता है शिवा की तरह आपकी भी नीली स्किन हो सकता है कि अगर आपने हायर लेवल ले लिया हो तो शिवा का जैसे त्रिशूल है, आपके पास भी उस त्रिशूल का वर्जन आए। तो वो एवतार लेके आप ज़ायनवर्स के जो गेम्स बनेंगे उसमें खेल सकते हो। तो ये भी एक और फ़ायदा है। और लास्ट फ़ायदा, क्योंकि फ़ायदा तो फ़ायदा ही है, फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ पे। तो लास्ट फ़ायदा ये है कि आगे जो भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे, सबसे पहला वीआईपी एक्सेस त्रिमूर्ति एनएफटी वालों को मिलेगा। कुछ भी आप इसके आगे बिका, सबसे पहले आपके पास आएगी ऑप्शन कि यार अगर आपको खरीदना है, ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, खरीदना है नहीं, बट ऑप्शन पहले आपके पास है। इससे पहले कि सब कुछ बिक जाए, इससे पहले हमने लक्ष्मी एनएफटी बेची थी, सारी बिक गई थी इंडिया में ही। और बहुत लोगों ने आके बाद में बोला था अरे हमें भी चाहिए थे, हमें भी चाहिए थी दो। तो इस बार आपके पास पहली ऑप्शन है उसको खरीदने की। तो ये वाइट लिस्ट एक्सेस बोलते हैं, या आप इसको वीआईपी एक्सेस मान लो कि आप ज़ायनवर्स के वीआईपी हो। ओनर तो हो ही, बट आपको वीआईपी एक्सेस भी मिल गया। सबसे पहले आपको ही दिखाया जाएगा कि ये हम बेच रहे हैं, आपके पास सबसे पहले चॉइस है अगर आपको खरीदना है तो। वाओ गाइस, वैसे मैं इसका लिंक भी इनकी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं वापस सवाल पे। एक और चीज़ गाइस को बताना भूल गया, हमारे अंशुल जी ने एक शब्द बीच में यूज़ किया था, ही हैज़ वर्कड एज अ हेज फंड मैनेजर। और हमारी काफ़ी सारी ऑडियंस को हेज फंड में भी मज़ा आता है। कमेंट्स में अगर आप लोग बताते हैं आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम इस पर भी जल्द एक वीडियो बनाएंगे विद अंशुल जी। तो अंशुल जी वापस आते हैं टॉपिक पे। मान लेते हैं एक 50-55 ईयर ओल्ड है, एंड जाहिर सी बात है उनको अगर मैं आज जाके बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स इटसेल्फ, जब मैंने उनको बताया है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड ऑफ NFT मेटावर्स, एंड इनफैक्ट काफ़ी क्लोजली काम भी कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ एंड ऑल, बट उनके दिमाग में इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस देम। तो अगर ऐसे एज ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति होता है तो हम उन्हें क्या बोले, किस तरह से आसानी से समझा सकें कि दिस इज मेटावर्स। आई नो यू हैव गिवन सर्टेन एग्जांपल्स कि इट्स हार्ड टू चेंज द परसेप्शन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बट क्या हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, उनको समझाया जा सकता है, या उनको छोड़ के हमें वी शुड नॉट फोकस ऑन देम? आपको लगता है वो अडॉप्ट करेंगे आगे चल के? देखिए बिल्कुल अडॉप्ट करेंगे। अगर मैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो फेसबुक की ऐप और व्हाट्सएप, ये दो बहुत बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। जब फेसबुक आया तो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ने शुरू किया, भाई वो यंग हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने करना शुरू किया। जब मैं भी फेसबुक पे एक्टिव था तो मेरी मदर भी पूछती थी ये क्या करते रहते हो तुम, कौन पढ़ रहा है ये तुम्हारे कमेंट्स, बेकार के लिखे जा रहे हो तुम, आईपीएल देखते हुए कमेंट लिख रहे हो, अरे यार क्या छक्का मारा ये वो, कौन पढ़ रहा है, कौन लाइक कर रहा है, बकवास। अब अगर देखा जाए तो वो फेसबुक पे, हम तो है ही नहीं, मैं तो यूज़ ही नहीं करता। मैं भी नहीं वो करता। सारे लोग हैं फेसबुक पे। अगर आप देखो इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जिसमें फेसबुक की ऑडियंस अभी भी बढ़ रही है। वो इसलिए कि हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो अभी भी आ रहे हैं जी। व्हाट्सएप एक और एग्जाम्पल है। ये तो मेरे ख्याल से सबके साथ होगा कि सबके परिवारों की व्हाट्सएप बनी होगी, और जो वो गुड मॉर्निंग मैसेजेस हैं सारे लोग ही दुखी हैं, उसके की शक्ल से दिख ही रहा है। और जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था तो हम लोगों ने कहा भाई लगे हुए थे, तो ये आता था ये क्या दिन भर
चटियाते रहते हो व्हाट्सएप पे, किससे बता रहे हो तुम? हैं, फ़ोन उठा लिया करो। फिर ये हुआ कि अब अगर देखो तो अगर मैं ये बोलूँ, मेरे फादर जो हैं वो मेरे से ज़्यादा होते हैं व्हाट्सएप पे। सेम, मेरे तो घर वाले भी। तो मार्केटिंग की एक जो है अर्ली अडॉप्टर्स और लैगर्ड्स, ये टर्म है कि पहले कौन अडॉप्ट करेगा और बाद में कौन आएंगे। ठीक है। तो इसको मेटावर्स में जो सबसे ज़्यादा लोगों ने डाला है कि यार गेमिंग के थ्रू जाओ, गेमिंग के थ्रू जाओ। हम भी पहले गेमिंग के थ्रू जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो गेमर्स हैं उनके लिए ये बड़ा नेचुरल है। वो ऑलरेडी, अगर आप देखें, पबजी, रोब्लॉक्स, माइनक्राफ्ट, मेरी नीस है वो रोब्लॉक्स खेल रही हैं कुछ 7-8 साल से, मैं उनके साथ 6-7 साल से खेल रहा हूँ। उनके लिए बड़ा नेचुरल है। कोरोना से पहले भी कि भाई स्कूल से आए, 1 घंटा मिला, हम लोग पार्क जाते थे, अपनी साइकिल लेके बाहर निकलते थे, और भाई ऐसे ही गली क्रिकेट खेल लिया, ये खेल लिया। उनके लिए नेचुरल है। आए, आईपैड खोला, रोब्लॉक्स की ऐप में लॉन्च किया, साथ में फेस टाइम की एक ऐप खोल ली क्योंकि रोब्लॉक्स में ऑडियो चैट नहीं है। वही जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, पार्क में जाके खेलने की जगह, क्योंकि अब तो इनकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। वो डांस भी करती हैं, स्विमिंग भी करती हैं, पियानो भी सीखती हैं। तो जो उनको वो टाइम मिलता है कि अब ये 1 घंटा तुम्हारा है जो करना है, रोब्लॉक्स आ जाता है और उसमें जी। वो क्या करते हैं, या तो गेम खेलते हैं, या यही होता है कि आप आ जाओ, आप गाड़ी में बैठे हो एक गेम के अंदर और आपको सिटी घुमा रहे हैं, कुछ नहीं है, एक म्यूज़िक ऑन हो रहा है, जैसे हम लोग अपनी एक्चुअल ड्राइव के लिए जाते हैं, जी। वो लोग उसको गेम में कर रहे हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी नेचुरल है। ओके। तो इसीलिए ये गेमर्स के थ्रू ज़्यादा है, क्योंकि अर्ली अडॉप्टर्स जो हैं, जो इसको सबसे पहले लेंगे, वो वाली ऑडियंस है। और जैसे ये फेसबुक में हुआ और व्हाट्सएप में हुआ, जब हमारे पेरेंट्स ने पहले हमें बोला कि क्या बेकार है, और आज वो हमसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, यही प्रोसेस होगा। और ये नेचुरल है, हमेशा होता है कि एक ऑडियंस पहले अडॉप्ट करेगी, जब वो मास बन जाएगा, जब सब लोग और आ जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके और लोग आते जाएंगे। बिल्कुल, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न शायद क्यों 2 महीने पहले मेरे पिताजी पूछ रहे थे, बेटा ये क्रिप्टो में कैसे निवेश करना है? बिल्कुल तो दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। बिल्कुल। तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि कहाँ पर निवेश, कैसा निवेश, तो हम थोड़े सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं कि उन पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आपने बात करी जेपी मॉर्गन की, एब्सोल्युटली आई हैव रेड दिस थिंग कि वो लोग इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट थे, बट लेटली अभी एक आया कि $1 ट्रिलियन की वो एक वर्चुअल बैंकिंग, दे वुड बी द फर्स्ट बैंक टू डू दिस थिंग। बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे बदल सकती है विद द एडवेंट ऑफ मेटावर्स एंड एनएफटी आपके हिसाब से, बैंकिंग, फाइनेंस इन जनरल? देखिए, इसको एक बिजनेस के तरीके से लेते हैं, ठीक है? ठीक है। अब आप जहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे उनको एसबीआई भी पता होगा, आईसीआईसीआई भी पता है और एचडीएफसी भी पता है। एचडीएफसी तो अभी फिलहाल बहुत खबरों में भी रहा है कि वो बैंक्स मर्ज कर रहे हैं ना। जी। तो अब जो उनकी सर्विस है, एफडी है, अब आपका एसबीआई भी वो ऐसे ही सिमिलर रेट्स दे रहा है, आईसीआईसीआई भी दे रहा है और एचडीएफसी भी दे रहा है। तो अब मैं कौन सा बैंक पिक करूँ? सर्विस ब्रांचेस भी सबके आसपास हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जी रिलेशनशिप से फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि कौन आपके साथ डील कर रहा है, वो आपका इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएटर बन जाता है कि भैया मैं एसबीआई में डालूं कि आईसीआईसीआई में डालूं, क्योंकि जो भी मेरे से अच्छी तरह बात करेगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं उसके साथ डील करूंगा, राइट? लेकिन अब धीरे धीरे करके वो लोग भी, जो एसबीआई में था वो आईसीआईसीआई चला जाता है, तो आईसीआईसीआई में था वो एचडीएफसी चले जाता है। पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे तो हर बैंक में अकाउंट खुल गए हैं क्योंकि वही आदमी हर बैंक में चला गया। करेक्ट। तो लोगों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जी। अब अगर आप एसबीआई हो और आप बैठ के सोच रहे हो कि यार कोई कस्टमर आया, मैं उसको रोकूं कैसे? एफडी हमने दे दी, लाने में तो बड़ी मेहनत लगी, जो अच्छा बंदा लाया उसको आईसीआईसीआई ले गया, चलो हमने उसको वापस हायर कर लिया, कॉस्ट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कंपनी की तो कॉस्ट बढ़ बढ़ती रही गई, है। यस। बढ़ गई। उसी यस। क्लाइंट को वापस लाने के लिए उसी बंदे को 2-3 बार घुमा के पैसे ज़्यादा देने पड़ गए। बिल्कुल। तो आप रिटेन कैसे करोगे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेन। एक की रिटेन कैसे करें कि वो वापस आता रहे आपके पास ही, हाँ हाँ। ठीक है? दूसरा है कि भाई बैंकिंग तो थोड़ा सा बोरिंग बिजनेस है। अगर अब आप सोचो आज से 10 साल पहले और आज में बड़ा फ़र्क है। अब आप आते हो बैंक में, आपके पास थोड़े अच्छे पैसे निवेश करने के लिए, वो बैठाते हैं आपको, खातिरदारी होते हैं, भाई चाय पानी लाओ, बिस्किट खिलाओ इन्हें, एसी रूम में बैठाओ, वाह जी वाह। वो इसलिए कि आपको लगे, एक तो इम्पोर्टेंस फील हो, एक आपको लगे कि हाँ यार अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। अब अलग अलग बैंक्स ने डाल दिया प्रायोरिटी ब्रांच, इंडसइंड की ब्रांच ही अलग है कि अब ये कस्टमर तो अलग ब्रांच ही बना दी, ब्रांच के अंदर अलग रूम नहीं, पूरी की पूरी ब्रांच ही अलग। करेक्ट। वो आपको दिवाली गिफ्ट भेजते हैं, बोलते हैं ये हमारे साथ ये वाला इवेंट में चलिए, वो इवेंट में चलिए। वो किस लिए? कि थोड़ा आपको एंगेज कर सकें। भाई धंधे की बात तो करेंगे, वो आपसे लेंगे पैसा, आपसे प्रॉफिट भी कमाएंगे, आपका भी फ़ायदा है कि आपकी कुछ सर्विसेज मिल रही हैं। लेकिन एंगेजमेंट कैसे लाएं? यही आता है अब मेटावर्स।
यहाँ पे ये फ़ायदा कि अब ये डिजिटल दुनिया में आज जो ये लोग फेसबुक पे आपको कमेंट्स लिख रहे हैं, ट्विटर पे कमेंट्स लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? आपको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये बड़े बड़े स्टार्स लाते हैं, आईपीएल क्रिकेट मैचेस को सपोर्ट करते हैं, आपको टिकट्स देते हैं, किस लिए? एंगेज करने के लिए। अब अगर आपको एक मेटावर्स की दुनिया में एक वर्चुअल बना दिया, चाहे वो वीआर हेडसेट के थ्रू हो, मोबाइल के थ्रू हो, आप इनकी ब्रांचेस जा रहे हैं, वहीं पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वहीं पे गेम्स हो रहे हैं, उन्होंने आप ही के लिए कुछ बना दिया है, कुछ और अच्छा ऐसे एक्सपीरियंसेस, तो आप एंगेज हो गए, आपने कहा यार हाँ ये अच्छा है। और अब इस दुनिया में तो लिमिटेशन बहुत कम है। अब मैं कितनी ब्रांच खोल लूँगा, हर ब्रांच खोलने के बहुत पैसे हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में बनाने में पैसे तो बहुत कम लगते हैं। बिल्कुल। जो लोगों की कॉस्ट है वही कॉस्ट है, उसके अलावा तो कॉस्ट ही नहीं है। तो मैं वहाँ एक्सपीरियंसेस अलग अलग बना सकता हूँ। फिर आप ये सोचिए कि बैंक में आज तक कोई लॉयल्टी प्रोग्राम तो होता नहीं है। नहीं। कोई आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी करती है, बट बैंक जी। ये नहीं कहता कि एफडी हमारे थ्रू करा लो, आधा टका और दे देंगे अगली बार, ये तो नहीं होता। या लेकिन अब ये टोकन्स के थ्रू, जैसे मैंने शक्ति टोकन्स बोले, वैसे अगर आप इमेजिन करिए कि एसबीआई टोकन्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत लोग बताते हैं कि ताज में अगर आप बुकिंग करो, तो आप अगर आईएचसीएल के शेयर होल्डर, जो ताज की कंपनी है, शेयर होल्डर Yes. हो, तो ताज के अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। अब यही टोकन करता है। टोकन में क्या हो, आप ओनर हो, मैंने बोला शक्ति टोकन से आप ज़ायनवर्स के ओनर हो। टोकन में आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे हमने कहा ये अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, ये आपको फ़ायदा देंगे हम, या आपको अलग अलग वीआईपी एक्सेस दे दिया, तो बैंक भी ये देगा। आपके पास हमारा एक्सेस है, आप ब्रांच जाना चाहते हो यहाँ जाओ, आपको कस्टमर से केयर से अभी बात करनी है, पहले आपका नंबर लगेगा। आपको फिक्स डिपॉजिट में 0.25%, आधा % ज़्यादा इंटरेस्ट दे देंगे हम, क्योंकि हमें पता है आप हमारे साथ टिके रहोगे, राइट? एक कॉस्ट है ना। अदरवाइज अगर मैंने अपनी एफडी तोड़वा के एसबीआई से आईसीआईसीआई ले ली, तो उसमें एसबीआई का भी नुकसान है, उसको कुछ पैसे डालने पड़ेंगे दोबारा मुझे लाने के लिए, तो वो ज़्यादा रेट ही दे दे मुझे। उसका ये फ़ायदा कि एसबीआई जितना बड़ा बनेगा, जैसे मैंने कहा उसका शेयर बढ़ रहा है, वैसे टोकन बढ़ेगा, तो मेरा भी फ़ायदा। तो अब क्या है कि एसबीआई का फ़ायदा तो मेरा फ़ायदा। अभी तक मुझे लगता था कि एसबीआई का फ़ायदा तो मेरा नुकसान, कि अगर उसने मुझसे कुछ ज़्यादा कमीशन ले ली तो मेरी जेब से जा रही है। अब क्या है कि नहीं यार, तुमने प्रॉफिट कमाया, मैं ओनर भी हूँ, मैं कस्टमर भी हूँ। ओके। तो अब मैं ओनर भी बन गया, मैं कस्टमर भी बन गया, तो मैं जितना तुमसे डील करूँगा उतना मेरा, तुम मुझे डायरेक्टली फ़ायदा दे रहे हो। तो जैसे हमने पहले बात की, आपने पूछा कि भाई त्रिमूर्ति एनएफटी में लोगों का क्या फ़ायदा है, ऐसे ही अब एसबीआई बोलेगा कि आपको मेरे साथ धंधा करने में आपका क्या फ़ायदा है। सर्विसेज तो मिल ही रही हैं, लेकिन अब आप ओनर भी हो, टोकन से आपको अलग अलग हमने प्रिविलेजेस भी दे दी, और अब जितना फ़ायदा हमारा उतना फ़ायदा आपका। वाओ। बस इसमें एक है कि एसबीआई लंच के पहले ये सब कर ले, बिकॉज गैप बड़ा रहता है। उसके भी कुछ हो सकता है, लंच टोकन्स आएंगे कि कब वो यूज़ कर सके, ये भी कुछ फ़ायदा हो सकता है वेब3 का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमने बैंकिंग की बात करी, एंड आई हैव ऑल्सो सीन कि बैंक्स भी बहुत जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट करें। एक मैं ट्रेंड देख रहा था कि हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं आईटी कंपनीज़ के, जैसे इन्फोसिस इज एंटरिंग इनटू दिस स्पेस, हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड, आई थिंक सो कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज इसमें। what are they trying to do? Are they trying to do something similar what Zyneverse has done? मतलब वो सेम चीज़ करना चाह रहे हैं जो Zyneverse कर रही है, या वो कुछ अलग स्पेस में घुसने की कोशिश करें, या there is something more into this world of metaverse and NFT? तो देखिए, उनका जो बिजनेस है, उनका जो धंधा है, वो तो ये है कि जो बाकी कंपनीज बनाना चाहती हैं वो उसको बनाने में और कंपनीज की हेल्प करती हैं, उसके लिए वो पैसा कमाते हैं। जो उनका मॉडल है डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग का, वो मेरे ख्याल से उसी मॉडल में जा रहे हैं। ओके। तो जब पहले वेब पेजेस बनते थे वो बनाते थे, मोबाइल ऐप्स बनती थी वो बनाते थे, एआई आया, उन्होंने वो पूरी डिवीज़न खड़ी की, कस्टमर केयर बहुत बड़ा हुआ क्योंकि ये सारे बिजनेस जो है वो उसमें आ गए। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टीसीएस भाई, चाहे पासपोर्ट हो चाहे एक्साइज हो, उसमें टीसीएस का बहुत बड़ा रोल है पूरा वो सिस्टम खड़ा करने का। इंडियन रेलवेज़ का ही ऐसे है। अब मेटावर्स आ रहा है, अब ये भी एक और चीज़ है देखने की कि ये लोग बनाते हैं और कंपनीज़ के लिए। तो इसका मतलब कि अगर इन्फोसिस, एक्सेंचर और ये सब मेटावर्स के डिविजन्स बना रहे हैं और खोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इतनी सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपना कुछ मेटावर्स में करने के लिए, जिसके लिए इन्फोसिस और ये सारी कंपनीज उनकी हेल्प और उनकी मदद करेंगी, और ऑब्वियसली उनको चार्ज करेंगी अपनी सर्विसेज के लिए, और वो अपना प्रॉफिट बनाएंगे क्योंकि उनको दिख रहा है कि इतनी सारी कंपनीज भी। तो अब ये खाली ऐसा नहीं है कि फेसबुक, ज़ायनवर्स कह रहे हैं कि यार लोग आएंगे इस पर,
कंपनीज भी को भी ये रियलाइजेशन हो चुका है, और ये मैं ऑलरेडी कहूँगा क्योंकि हमें भी बहुत कंपनीज ने बात की, हमसे पूछा कि भाई आपके क्या व्यूज़ हैं, हमें अपने व्यूज़ शेयर करो सो दैट हम हाँ, भी हाँ। अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि ओके। हमें भी लगता है कि यही एरिया है। तो कंपनीज को भी पता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट की कंपनी हो, सब इसको बहुत गहराई से देख रहे हैं कि हम इसमें क्या बना सकते हैं। तो इन्फोसिस तो इन कंपनीज की मदद करने वाला है। तो आप ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो गाड़ी तो निकल चुकी है, ये तो बन ही रहा है, वो हाँ। वाली तो सवाल ही अब पैदा नहीं होता। तो यार अंशुल जी, लेकिन एक मुझे इस पे एक हेल्थ हैजार्ड भी दिखता है। अभी जितना हमको एक लिमिटेड परसेप्शन पता है, मेटावर्स को एक्सेस करने के लिए लोग हेडसेट या कुछ अपने आईज पे पहनते हैं। आपका मानना है कि लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड तो करेंगे अच्छा खासा, करेक्ट? जैसे हमने लास्ट कॉन्वर्जेशन में भी किया था गाइज, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो का। पर ये वाली चीज़ जो है, आप कह रहे हो कि इतना ज़्यादा हो, तो ऐसा नहीं होगा हम दिन भर अगर उस VR सेट को अगर पहन के बैठे तो पता चला कि हम सबकी आंखें एकदम ख़राब हो जाएंगी। प्लस एक तरीके से ये पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है। हम ऑलरेडी एक चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ आज के लाइक किड्स की आप बात कर रहे हो, तो गेमिंग इज सर्टनली अ बिग इंडस्ट्री इन द सेंस टुडे ऑल्सो। अगर मैं यूट्यूब पर जाके देखता हूँ तो गेमिंग चैनल्स आर ब्लॉसमिंग लाइक एनीथिंग। और मज़ेदार बात यह है कि लोग खुद नहीं बट दूसरों को भी खेलते हुए 4-4 5-5 घंटे देख रहे हैं, तो उस पर तो कोई डाउट नहीं है। बट इसका हेल्थ हैजार्ड नहीं होगा बहुत ज़्यादा? आपको क्या लगता है इस पर? फिर से दो बातें बोलूँगा। पहला तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये VR के थ्रू ज़्यादा मेटावर्स कंज्यूम होगा। ओ, तो मुझे ओके। लगता है कि ये ज़्यादा होगा मोबाइल के थ्रू ही, और यही अच्छा। बेट हम ले रहे हैं ज़ायनवर्स में भी। वो क्यों? क्योंकि जैसे आपने बोला कि यार मेरे को एक ही जगह बैठ के VR हेडसेट पहनना पड़ता है, बिल्कुल। सर दर्द भी होता है, आज तो कॉस्टली भी बहुत है। फिर आप इमेजिन करो कि PUBG जैसा गेम में VR में पकड़ के खेल रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ ऐसे ऐसे, चाहे अपनी जगह पे खड़ा हूँ ऐसे भाग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट है। इतना एफर्ट क्यों मारने की ज़रूरत है? हमारी उंगलियां हैं, बड़ी अच्छी भगवान ने बना के दिया, बहुत एनर्जी एफिशिएंट टूल, सबसे बढ़िया। तो ये ज़्यादातर जो इसका इंटरफेस होगा वो मोबाइल के थ्रू ही होगा, क्योंकि वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हमारी फिंगर्स को यूज़ कर सकेगा, वो सबसे एफिशिएंट चीज़ होगी, और वो ऑलरेडी हम खरीदते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे निंटेंडो स्विच आया वैसे ही कुछ अलग मोबाइल डिवाइसेस आए, जैसे आते ही हैं मोबाइल गेमर्स के लिए हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स जो गेमिंग की तरफ होते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि मेटावर्स ओरिएंटेड मोबाइल फ़ोन्स भी आएँ, या मेटावर्स ओनली डिवाइसेस आएँ। जैसे निंटेंडो स्विच गेमिंग का है वैसे ही मेटावर्स का है, लेकिन मेरी ये बेट है कि ज़्यादातर ये ओके मोबाइल के थ्रू होगा। तो वो कन्वीनियंस रहेगी कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मेट्रो में जी। जा रहा हूँ, कैब में बैठा हूँ, बस की वेट कर रहा हूँ, क्लास के बीच मुझे 5 मिनट मिले मैं कुछ कर लूँ। वरना VR का तो सेट अगर मैं ख़रीद भी पाया, अगर हाँ, मेरे हाँ। पास उतने पैसे भी हैं, तो घर पे होगा या ऑफिस में होगा या कहीं होगा, वो तो मेरे साथ मोबाइल नहीं है। ओके। तो पहली चीज़ तो ये है। ओके। दूसरी चीज़ की क्या हेल्थ हैज़र्ड ज़्यादा है? हाँ है, ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। तो जैसे साइबर बुलिंग है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ऑलरेडी ट्विटर में, इंस्टाग्राम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ ज़्यादा लगेगा तो खुशी ज़्यादा होगी तो दुख भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो एक टेक्नोलॉजी है, एक टूल है। अच्छे के लिए भी ज़्यादा होएगा और बुरे के लिए भी ज़्यादा होगा। करेक्ट। तो जिसको आप बुली करोगे, अगर मेटावर्स में बुली करोगे तो उसको बुरा भी ज़्यादा लगेगा। तो ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है, राइट? बट मुझे ये लगता है इस प्रॉब्लम को तो हमें टैकल करना ही पड़ेगा। बट एक और चीज़, जैसे एक मूवीज़ आई रेडी प्लेयर वन, जी। उसमें देखिए ये ना थोड़ा एक रोमांटिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जो हमारी प्रेजेंट दुनिया है वो तो बेकार है। जैसे इलोन मस्क ने बोला अर्थ का तो कुछ नहीं होने वाला, मार्स चलो, राइट? रेडी प्लेयर वन ने कहा कि इस दुनिया का तो कुछ नहीं होने वाला, मेटावर्स में चलो। भाई ऐसा नहीं होगा, मतलब मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो हमारी दुनिया अच्छी रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ख़राब चीज़ें नहीं हैं, बट हम अच्छा करते ही जाएंगे। पिछले 50 साल से अच्छा होते ही जा रहा है और अच्छा होता रहेगा। लेकिन आज भी हम मोबाइल पे इतना टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं ना। तो जब आप वेब 1 में कर रहे थे, अब आज आप मोबाइल में इतनी ऐप्स यूज़ करते ही हो, आपको पता भी नहीं चलता। दिन भर लोगों से, अगर 2 लोग रेस्टोरेंट में भी बैठे होते हैं, चाहे वो कपल ही हो, उनको देख लो, 2 मिनट का अगर गैप भी आ जाए, एक ऑर्डर कर रहा है, दूसरे का मोबाइल निकल जाता है बिल्कुल। कि स्टोरी बना रहे हैं, स्नैप ले रहे हैं, मैं बस उनका रिप्लाई कर रहा हूँ, राइट? जी। बड़ा नेचुरल है। तो अगर यही चीज़ मेटावर्स में हो रही होगी तो इसमें मतलब इतने हाँ, मुश्किल क्या है इमेजिन शॉकिंग। करना? कुछ ओके। शॉकिंग तो नहीं लग रहा। ओके।
और आज से 10 साल पहले आप क्या थोड़े ना कोई मोबाइल पे कुछ करते थे, नहीं करते थे। आज बहुत ही नेचुरल है। सो इट्स ऑल अबाउट आवर ओन कंट्रोल सिस्टम। आपको लग रहा है बिल्कुल। एक्सेस हो रहा है तो आप उस चीज़ को वो करिए। आपने बात करी अभी, जैसे होटल्स की बात करी, इनकी बात करी, शॉपिंग एक्सपीरियंस की थोड़ी बात करते हैं। मुझे तो लगता है वेब 2.0 ने जितना दिखा दिया, मेरे हिसाब से दुनिया ने तो सब देख लिया। बिकॉज आज हमारे फ़ोन से हम आराम से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप देखो, मुझे अगर कुछ फूड खाना है तो आई हैव मल्टीपल ऐप्स, मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। हाउ डू यू थिंक इन दिस वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स ये शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे बदल सकती है? एनी व्यूज़ ऑन दैट, एनी एंगल? बिल्कुल। देखिए, जो वेब 2 की दुनिया थी ना, वो है दुनिया एफिशिएंसी की, प्रोडक्टिविटी की। वो क्यों? क्योंकि अच्छा, जो आप, मैंने जैसे पहले बोला, जो आपको काम लगता था 5 घंटे करने में, 5 मिनट में कर लो। जिसकी डिलीवरी के पैसे, आपका टाइम का एंगल ज़्यादा लगता था, फटाफट कर लो। ऊबर में कैब जब बुलानी है बुला लो, फ़ोन करके 4-5 घंटे पहले बुक करने की ज़रूरत नहीं, सस्ते भी कर दिए रेट्स, ठीक है। लेकिन जो वेब 3 की दुनिया है, उसमें एफिशिएंसी तो होगी, लेकिन वो एक है इंटरेस्टिंग दुनिया, इमर्जन जिसको हम बोल रहे हैं। तो आज भी अगर हम बात करें, जिसने भी अमेज़ॉन से अपनी ग्रोसरीज वगैरह ऑर्डर की हो, कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की हो, कोई भी ये बोलेगा यार, लेकिन जब मैं स्टोर में चला जाता हूँ ना, तो एक एक्सपीरियंस अलग आता है। चाहे वो कॉफ़ी वैसी उठानी हो, कन्वीनियंस तो पूरा है, अमेज़ॉन, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह सब बढ़िया है, और वो कन्वीनियंस यूज़ भी कर रहे हैं लोग। लेकिन जब आप एक बार एक शॉप में जाते हो, चाहे वो फैशन हो या कुछ हो, तो उसकी बात अलग है। इसका एक और मैं आपको एक स्टेटिस्टिक देता हूँ। कोरोना से पहले, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, कोरोना से पहले यूएस में आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन सेल्स जो है वो क्या परसेंटेज थी टोटल सेल्स की? यूएस ने तो पहले अडॉप्ट कर लिया, 50-60% तो होगी वहाँ पे आराम से। तो 11% थी खाली। कोरोना के पहले? कोरोना के पहले सिर्फ 11% जो सेल होती थी। आप ओह! 50-60 कह रहे हो, मैंने तो शायद 70-80 बोला था। मैंने कहा हाँ, यूएस में कौन शॉप करता होगा हाँ, सब जाके, है ऑनलाइन, ना। करेक्ट। सिर्फ 11% ऑनलाइन शॉपिंग थी। कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो भी सिर्फ 27% गई ऑनलाइन, अब वापस आ गई है 25% तक। तो जो पूरे 10 साल में हुआ, वो 2 साल में कोरोना की वजह से डबल हो गया, ठीक है। बट 25% है आज भी, 75% यूएस में ऑफलाइन है, ओह! ठीक है। इंडिया में तो मेरे ख्याल से 2 या 3% है ऑनलाइन, ठीक है। आज हम चाहे कितना भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब कुछ कर ले, 2 या 3% है। ये सब मिला के भी अभी 2-3% ही हो रहा है। 2-3% ही है, ओह! ठीक है। वो ज़्यादा 5 हो गया होगा ओके, हाँ, कोरोना के बाद फाइन, की जो भी फाइन। है, हाँ, कुछ हाँ, मतलब यूएस से तो बहुत कम फिगर्स हैं, ठीक ठीक है। है। ऐसे क्यों है? एक तो भाई एक्सेस की और आदत की बात है। दूसरा ये है, एक तो ये चीज़ है ना कि जब मैं जाके देखूंगा किसी चीज़ को तो एक अलग फील है, हुँ। राइट। वो फील अलग क्यों है कि मैं जा रहा हूँ, चलता हुआ जा रहा हूँ, मुझे दिखी कॉफ़ीज़ के अलग अलग ब्रांड, मैंने कहा हाँ यार ये अलग कुछ ट्राई करते हैं। अब अमेजोन एफिशिएंट तो है, बट अब मैं कौन थोड़े ना बैठ के देखता रहूँगा कि कौन से ब्रांड्स हैं। करते हैं, सब करते हैं, सब विंडो शॉपिंग अमेजोन कि आज ये भी पता नहीं है कि खाने का क्या मन है, स्विगी खोल लिया, बैठ के देख रहे हैं कि क्या खाएंगे, कौन सी क्यूजीन खाएंगे। लेकिन अगर वही फूड कोर्ट में जाओ, वही दिख रहा हो अपने आंखों के आगे, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस आता है। तो वो अलग एक्सपीरियंस क्या है? ओके। वही इमर्जन है, मुझे दिख रही हैं चीज़ें, सेंसेस अलग हो गए ना आपके, हाँ। कि दिख रही हैं चीज़ें और लोग दिख रहे हैं चलते हुए। अमेजोन में तो आपको यही नहीं पता कि आप क्या खरीद रहे हो, बाकी लोग क्या खरीद रहे हैं, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, ओह! है ना। ओके, अब ओके। आप लेकिन मेटावर्स में ये कर पाओगे कि अगर सब लोगों ने चाहे वहाँ जाके स्विगी से ही ऑर्डर करना हो, जो नेटफ्लिक्स पार्टी जैसे चला था कि साथ में वीडियोस देख लो, वैसे ही चाहे हमें सबको ही कुछ ऑर्डर करना हो, साथ ही आगे देख लिया, वही दुकानें दिख रही हैं, कुछ अगर क्वेश्चन पूछना है तो एक एवतार दिख रहा है, हमने बात कर ली। टेक्नोलॉजी के हिसाब से एफिशिएंसी तो है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्चुअल पर्सन नहीं खड़ा हुआ, लेकिन एक फीलिंग तो मुझे ये लगी ना कि ये ज़्यादा वाओ! रियल हो गया। अच्छा, सो करेक्ट मी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेटावर्स में हम किसी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। मैं उधर जाता हूँ, बोलते हैं वड़ा पाव मत ले, इधर का वड़ा पाव बेकार है। द अदर आफ्टर वुड से कि हाँ यार, इधर की तो शेव पूरी अच्छी है, एंड देन ओके, बिल्कुल। तो अब ओके। आप ये देखिए ना कि बहुत बार ये होता है, चाहे हम इंस्टाग्राम पे भी, अगर कोई लोग, जैसे मैं ये बड़े सारे रेस्टोरेंट्स एंड फूड के लोगों को फॉलो करता हूँ, हाँ, हाँ। तो उसमें उनकी पर्सनालिटी आती है निकल के कि क्या बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे किया। जैसे आप रेस्टोरेंट भी जाते हो, आप बोलते हो सर्विस कितनी बढ़िया थी, कैसे हमसे बात की। ओके। तो ये सब आप डाल सकते हो। इमेजिन करो कि आप एक फूड ऑर्डरिंग ऐप पे गए, वहाँ पे एक एवतार खड़ा है तो वो प्रोग्राम ही, लेकिन एक एवतार खड़ा है, उसकी वॉइस भी है। आपने उसको बोला यार बताओ कि वड़ा पाव खाऊं या क्या खाऊं, कहते सर क्या मूड कर रहा है आपका, यार आज कुछ वड़ा पाव खाना है। सर वड़ा पाव में ना ये वाला आई है कंपनी, उसमें ये है। एडवर्टाइजिंग की एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन की ऑप्शन। वाओ!
पर्सनलाइजेशन की पर्सनलाइजेशन, और आपको एक पर्सनल कनेक्ट और मिल गया। भाई हम ह्यूमंस हैं, मैंने आपको पहले बोला सोसाइटी में रहना हमारी पहले से ही सर्वाइवल वो थी, तो ये हमारे अंदर इनग्रेन्ड है कि किसी से बात करेंगे तो एक अलग बात बनेगी। मैं इसका ये नहीं कह रहा कि ये रियल वर्ल्ड को हटा देगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज हमारा वेब 2 का एक्सपीरियंस है Enhance उससे कर देगा। कितना एनहांस कर देगा, कितना बेटर है। तो यही है। अब आप इमेजिन करिए कि हम कुछ इंटरैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ चैट कर रहे हैं, लेकिन वो चैट करते करते हो सकता है कि यही मैंने कहा कि गेमिंग ऑडियंस को ये समझ में आता है कि भाई माइनक्राफ्ट में गए, उन्होंने बैठ के, ये हमने अपनी टीम के साथ भी किया, हम हर सैटरडे, हर ऑल्टरनेट सैटरडे 1 घंटे के लिए साथ में मिलके गेम्स खेलते हैं। तो उनमें हमने कुछ इवेंट्स किए कि पूरी टीम आई, माइनक्राफ्ट में आके हमने चीज़ें इकट्ठा बनानी शुरू कर दी। कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि वो बन जाता है कोऑर्डिनेशन अपने आप। मैं ये बना रहा हूँ, तुम ये बना रहे हो, साथ में कोऑर्डिनेशन हो गया। या हंसी मजाक हो गई कि भाई कोई कुछ बना रहा है, मैंने तेरा तोड़ना शुरू कर दिया, उसके बीच कुछ डालना शुरू कर दिया। इसमें ना मुझे इमोजी भेजनी पड़ी, ना कोई बात करनी पड़ी, लेकिन वो जो एक फीलिंग थी ना कि हम साथ में काम कर रहे हैं, चाहे वो गेम में ही बन रहा था, वो फीलिंग जो लोग बोलते हैं ना कि यार दोस्त से मिलने का मज़ा तो रियल लाइफ में साथ साथ बैठ के ही आता है, वो उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। बट यहाँ डिजिटल अगर वेब 2 है, यहाँ रियल वर्ल्ड है, तो वेब 3 उसको यहाँ ला रहा है और पास। तो इसी पे मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है फॉर ऑल द ऑडियंसेस, लैलाज, मजनूज एंड सो ऑन। डू यू थिंक डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स विल ऑल्सो टेक अ न्यू फेज? बिकॉज मैं अभी पढ़ रहा था मेटावर्स में शादी हो गई, हाँ, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल, आपको क्या लगता है ये किस तरह से यहाँ पे मोल्ड अप होगा? तो देखिए बिल्कुल ये वाली चलेगा ही चलेगा। जैसे शादी का एग्जाम्पल है, तो अब शादी में किसी को भी, देखिए एक शादी में हर जगह, चाहे वो इंडिया हो बाहर हो, एक मेमोरेबल इवेंट है। सबको कुछ ऐसा करना होता है कि यार एक मेमोरी बहुत ही बढ़िया बने, ठीक है। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी करते हैं, इसलिए डीजेस को बुलाते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट को बुलाते हैं कि एक कुछ ऐसा करेंगे कि बढ़िया हो। अगेन सबके पास नहीं है भाई उतना पैसा कि हम भी बुला सकें बादशाह को और इन सबको कि आओ हमारे शादी में गाना गाओ, नहीं है सबके पास। बस चाहता सब वही है कि भाई हमारी भी मेमोरेबल हो। भाई चाहत तो सभी की एक ही है, सबके पास ना वो रिसोर्सेज हैं। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि हम क्यों खर्च करें इतना, चाहत है लेकिन हम नहीं करेंगे इतना खर्च, ठीक है। मेटावर्स में अगेन एक रिलेटिवली रियल लाइफ के पास पहुंचा दिया और सस्ता हो गया। अब अगर बादशाह ने अपना एवतार लाइसेंस कर दिया, बादशाह तो अगर एक शादी अटेंड करने जाता तो एक दिन में तो एक ही शादी करता, एक रात में, राइट। लेकिन उसका एवतार तो 50,000 शादियां अटेंड कर सकता है रात को। यस। और है वो बादशाह का ही ओरिजिनल। हो सकता है कि वो एक ही जगह गाना गा रहा हो, सब जगह वो और हर गाना आ रहा जगह, हो, वाओ, और एवतार घूम रहा हो। तो आपने बादशाह को भी बुला लिया, सस्ता भी हो गया, उसके लिए भी बेनिफिट, आपके लिए भी बेनिफिट, सबका बेनिफिट। एंड इसी पे एक और एंगल हो सकता है, जैसे मान लीजिए बादशाह आपने बोला मल्टीपल एवतार बनाए, तो अभी अगर आप बोलोगे ऑनलाइन जो वेब 2.0 पे हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक जगह पे वेब वीडियो पे दिख कॉन्फ्रेंस रहा है कर लिया खाली, हाँ। बट यहाँ पर आप बोल सकते हो भैया डीजे वाले बाबू मत बजाओ, कोई दूसरा गाना बजाओ, तो ही कैन एक्चुअली डू दैट आल्सो। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल, वो भी कर सकता है। और वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा वही रियल लाइफ के पास पहुंच गया क्लोज। कि यहाँ तो मैं वीडियो पकड़ के बैठा हूँ, फ़ोन पकड़ के बैठा हुआ हूँ, राइट, या टैब आगे रखा हुआ है मेरे, उसमें बैठा हूँ। यहाँ पे अब मेरा अवतार है, तो अब वो क्या है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गेमिंग वालों को आता है समझ में कि जब आप एक गेम में खेल रहे होते हो ना, कि जब मैं हिल रहा हूँ तो वो गेम में आप हिल रहे हो तो लगता आपको तो ये है कि मैं ही हिल रहा हूँ, राइट, मैं ही मूव कर रहा हूँ। तो जैसे शादी में होता है, आप थोड़े ना एक जगह खड़े रहते हो, आप जाओगे इधर मिलोगे, उससे मिलोगे, इससे मिलोगे, कर तो आप ये जूम कॉल पे भी सकते हो कि इससे बात कर ली, उससे बात कर ली। तो अब जो जूम कॉल का भी नया वर्जन है वो यही है, जो ये एक सेकेंड लाइफ था उसके फाउंडर ने बनाया है, वो हाई फिडेलिटी के नाम से, कि आप सारे रूम, एक रूम में होंगे, सबके एक एवतार होंगे, आप जिसके पास जाओगे उससे आप बात कर सकते हो। ये हमने ज़ायनवर्स में भी बनाया है। आप इमेजिन करो, आपका एवतार, मेरा एवतार, मैं आपसे अगर बहुत दूर हूँ तो मैं आपको सुन नहीं सकता, जैसे रियल लाइफ में होता है। मैं आपके पास आया, फिर मैंने आपसे बात की, आप मुझे सुन सकोगे, जैसे रियल लाइफ में ज़्यादा सुन सकते हो। दूर गया तो कम सुन सकोगे, पास आया तो बात कर सकता हूँ। फिर किसी और के पास चला गया, किसी और के पास चला गया, वहाँ बादशाह का इवेंट हो रहा है, भाई मुझे आगे जाके खड़ा होना है, मैं जाके वहाँ खड़ा हूँगा। या ये तो मेटावर्स की दुनिया में तो कोई वो है ही नहीं प्रॉब्लम, मैंने अपना जेट लगाया, 2 फ्लोर ऊपर हवा में लटका हुआ हूँ और देख रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, बट हमने एडवांटेजेस तो बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन इसी का एक डिसएडवांटेज मैंने अभी पढ़ा था। वो पढ़ा था कि कुछ किड्स, ऐसा एक न्यूज़पेपर में आया था कि किड्स आर गेटिंग एक्सपोज टू स्ट्रिप क्लब्स। मतलब
जो शायद उनके एज में उनको वो क्लब्स का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज आपने बताया ईज ऑफ एक्सेस हो जाता है, सेंसरी आपका एक अपलिफ्टमेंट हो जाता है, तो इस पे आपका क्या व्यू है? नहीं देखिए, बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। मैंने जैसे पहले भी ये बात बोली कि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, जो अच्छाई के लिए यूज़ हो सकता है वो बुराई के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये एक डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, राइट? ठीक है। कि ये जो कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक्सपोज, हम्म। कुछ चीज़ों का एक्सपोजर होगा ठीक, लेकिन ये सब जो ऐसे आप बता रहे हो कि स्ट्रिप क्लब वगैरह का, ये नहीं होना चाहिए एक्सपोजर। हम्म। और इसके लिए एक्सेस की चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए भी ज़रूरी है थोड़ा कि जो कंपनीज इस पे काम करेंगी उसमें ही ये इन्वेस्टमेंट जाएगी, क्योंकि ये चाहे चीज़ सुनने में शायद होगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, दे दो उनको एक्सेस, लेकिन क्या है कि उनको एक्सेस भी चाहिए, लेकिन आपको उन्हें प्रिवेंट भी करना है। तो एप्पल का है, उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स हैं, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। एप्पल में पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है सबसे ज़्यादा, चाहे वो ये आईपैड वगैरह हो, सबसे ज़्यादा इसी की वजह से है। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी और ये एक नुकसान है इसका, ओके। कि ये जो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेट ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जो ये एक्सेस मिलेगा, नॉट स्ट्रिप क्लब्स का, बट और चीज़ों का जो एक्सेस लोगों को मिल रहा है, ये नेट एक पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ इश्यूज आएंगे कि जैसे गलत चीज़ हो गई यहाँ पे कि स्ट्रिप क्लब का एक्सेस बच्चों को मिल गया, ठीक है। वो गलत हो गया। लेकिन हो सकता है कि अडल्ट को अगर स्ट्रिप क्लब का एक्सेस मिले तो हो सकता है कि उससे कुछ चीज़ें ठीक हों, मुझे नहीं पता। कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स हैं, बहुत जगह पे स्ट्रिप क्लब्स लीगल हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो मेटावर्स के थ्रू दें। इसका दूसरा मैं एग्जांपल बोलूँ, फ्रांस में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं प्रेसिडेंट के जी। तो वहाँ पे जो मैक्रोन करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पूरा जो पैलेस है, प्रेसिडेंशियल पैलेस, उसको माइनक्राफ्ट में बनाया। और वो इसलिए बनाया कि वो यूथ ऑडियंस है उससे कनेक्ट कर सके, राइट? तो ये भी उसका फ़ायदा है, वो यूथ ऑडियंस के साथ एकदम से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे कि ईज़ ऑफ एक्सेस है, तो वो ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। अभी भी हो सकता है कहीं पे लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस हो या नहीं हो, लेकिन हर जगह ट्रैवल करना तो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। अब जैसे सारे पॉलिटिशियंस प्रचार करते हैं, जो भाषण देते हैं, हर अलग अलग जगह जाके, खर्चा भी होता है, टाइम भी लिमिटेड है जी। इसके थ्रू वो ज़्यादातर ऑडियंस के पास पहुंच गए, ज़्यादा इमर्सिव है, आप सुन भी रहे हो, घूम भी रहे हो, तो इसका भी फ़ायदा है। फ़ायदे भी हैं, कुछ चीज़ें मैंने तो बोला है, हम अगर नुकसान भी है। थोड़े नेगेटिव की बात करें तो इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा अलग तरफ से। ठीक है जी। हमने देखा है कि पहले एक तरीके से वॉर होते थे जिसमें कि एक बिल्कुल फिजिकल, पहले बहुत पुराने में तो तलवारबाजी और ये होती थी, देन वो एडवांस हुआ, तोप चली। अभी जो थोड़ा रशिया यूक्रेन का हुआ उसमें बीच में खबरें आ रही थी, हैकिंग हो रही थी, मतलब न्यू वेज ऑफ वेब 2.0 लिया गया। वेब 3.0 पे वॉर करने का कुछ एंगल रहेगा, कुछ अलग हो जाएगा उस पे, या समथिंग, इफ यू हैव थॉट अबाउट दैट? देखिए, अल्टीमेटली तो जो लड़ाई है, मतलब मैं इसमें दो चीज़ों में जाऊंगा। एक तो क्योंकि मैं Web3 के लिए बड़ा पॉजिटिव हूँ, तो मैं कहूँगा कि हो सकता है कि ये जैसे गेम्स हों, पबजी वगैरह, उसका अगर एक लोग नेगेटिव ये कहते हैं कि यार तो बड़ा वायलेंस है, मैं ये कह सकता हूँ कि यार देखिए, ह्यूमन नेचर में एक वायलेंस तो है ही, राइट? हमारे बचपन से ही ये है, चाहे एनिमल्स एक दूसरे को मार के खाते हैं, चाहे ह्यूमंस और एनिमल्स को मार के खाते हैं, चाहे हम औरों की एरिया कैप्चर करते हैं, वायलेंस तो है ही हमारे नेचर में। तो हो सकता है ये गेम्स खेलने से वो वायलेंस थोड़ा कंट्रोल हो जाए, Web3 में थोड़ा रियल लगे। लेकिन देखिए, फाइनली तो ह्यूमंस की जो ह्यूमन से लड़ाई है, उसमें सबसे बड़ा इशू तो यही है कि अगर किसी की रियल लाइफ में मौत हो गई तो वो ख़त्म, वही सबसे बड़ा रिस्क है। अब उसको ख़त्म करने के लिए जो लोग टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम को क्रैश कर दो, पैसे ही नहीं बचेंगे तो खाएगा क्या, इमोशनली परेशान हो के मर जाएगा आदमी, राइट? जैसे रशिया पे अभी इम्पोजिशंस ये सारे लगे, सैंक्शंस लगा रहे हैं उस वजह से। या ये मूवीज भी आती हैं, डाई हार्ड 4 थी, जिसमें था कि वो स्टॉक मार्केट को गिरा दिया उन्होंने, है ना? तो एक तो ये है कि भाई फाइनेंस और पैसे से इतना प्यार है हमें कि पैसा रोक दिया, तो भाई है भाई, पैसा नहीं है तो खाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली जो श्रीलंका में हो रहा है, राइट, इकोनॉमी अगर खराब जाए तो रियल इफेक्ट्स हैं, खाना नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, करेंगे कि कपड़े कैसे पहने, एक्सेट्रा। दूसरा ये है कि पावर बंद कर दो, तो सबसे बड़ा जो खतरा होता है लोगों को कि पावर ग्रिड है, टेक्नोलॉजी से रन करता है सब कुछ, बिल्कुल, पावर ग्रिड को कंट्रोल कर ले, लाइट ही चली गई तो आप क्या करोगे? इमेजिन करिए कि हमने तो बचपन में देखा था जब बड़े बड़े पावर कट होते थे। आज तो किसी को बोल दो कि अगर एक हफ्ते के लिए लाइट नहीं रहेगी तो काम कौन करेगा? मेटावर्स में कहाँ से घुसेंगे हम? तो ये सारी तो चीज़ें होंगी कि जो आप फेसबुक की ही एग्जांपल ले लीजिए, जो डोनाल्ड ट्रंप और कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो स्कैंडल आया था कि पूरा का पूरा फेसबुक को मैनिपुलेट किया गया और फेसबुक ने अलाउ कर दिया
कि एक पॉलिटिकल पर्सन जीत जाए, तो आगे जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, बिल्कुल। गलत चीज़ के लिए भी यूज़ की जा सकती है, राइट? और यही सब प्रिवेंट करने के लिए आगे चीज़ें बनेंगी। अब इस पे मैं एक अच्छा एंगल जो देख रहा हूँ, जो आप मुझे इस पे थोड़ा सा गाइड कीजिए, कि मुझे लगता है हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के तरीके भी बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरे को थोड़ा पता चलता है, पहले हम केव्स में पेंटिंग करके वो हिस्ट्री पास ऑन होती थी, फिर कुछ स्क्रिप्चर्स लिखे गए, फिर प्रिजर्व किए गए इन टेक्स्ट बुक्स, अब हमारे पास डिजिटल बुक टाइप के हैं। आगे मेटावर्स में क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज हम एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेटावर्स में, विच इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर, 100 साल बाद भी कोई इस चीज़ को किसी एक अलग एक्सपीरियंस से ले सके, एग्जैक्ट इस एक्सपीरियंस में एज इफ, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है मेटावर्स से? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इसके दोनों तरीके हैं। एक इसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनी है जिसका नाम है अपलोड। तो वो जो सीरीज़ है वो ये बोलती है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जितना भी हमें आता है, हमारी माइंड, उसको हमने अपलोड कर दिया एक और डेटा में। ओके। तो अब आप इमेजिन करिए, ये थोड़ा सा मुझे सोचते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इमेजिन करिए कि हमारे दादा दादी हैं, वो नहीं है, अभी नहीं रहे, मेरे दादा दादी तो नहीं रहे, लेकिन इमेजिन करिए उनके अवतार हैं, और हमने अभी से उनको ट्रेन करना मैंने अपना अवतार को ट्रेन करना शुरू कर दिया। मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे सोचता हूँ। ओके। तो जो मेरे अगले 2-3 जनरेशन है, न्यूरल प्रोग्रामिंग टाइप का कुछ हमने न्यूरल प्रोग्रामिंग कर दी ठीक है। मैंने कि ये ऐसे बात करेगा अंशुल, ऐसे हाँ, आप हाँ। सवाल पूछोगे तो ये बोलेगा, ये नॉलेज है मेरी। तो जितने भी मैंने आज ये आपके साथ पॉडकास्ट किया है, चीज़ें पढ़ी हैं, चीज़ें सोची हैं, वो सब उसमें अपलोड होती रही, वो एक न्यूरल और एआई बन गया। ओके। तो आज से 200 साल बाद भी मेरे अवतार से तो आप चैट कर सकते हो। मैं नहीं रहा तो मैं तो नहीं ये रहा, क्या अडेप्ट करता जाएगा? फॉर एग्जांपल आज अंशुल करता को जो जाएगा। नॉलेज है, हाँ। तो ये निकालता है कि अंशुल दिन में 4 घंटे पढ़ता है इस तरह की किताबें, तो वो अपने आप को वैसा अपग्रेड करता जाएगा। करता जाएगा, यही तो एआई का है। तो ये एक थोड़ा सा अलग हो गया, अजीब, या अलग आई हो नो, गया, थोड़ा सा अजीब सा एंगल है या सोचने का। लेकिन इसका कंटिन्यूएशन क्या है कि ये वाली बात कि क्या कल को एक अभिषेक का अवतार जो एआई है और एक अंशुल का अवतार, क्या हम ऑडियंस के क्वेश्चंस ले सकते हैं जिसमें वो अलग पूछता रहे, लेकिन उनके जवाब देने का तरीका और बोलचाल का तरीका, वर्ड्स का तरीका, एक्चुअल आवाज़ और सोचने का तरीका वैसे ही है जैसे कि आप रियल पर्सन से बात कर रहे हो। ओके, गॉट इट। अब आते हैं लास्ट कुछ सवालों पे। कॉर्पोरेट रिलेटेड मेरा एक सवाल है, DAO आई गेस, एक डाओ। डाओ, ये शब्द मैंने पढ़ा, और जिस तरह से मेरे को ट्रिग्नोमेट्री लगती थी, समझ नहीं आया, वैसे ये भी नहीं समझ में आया। तो आप थोड़ा इस पे प्रकाश डाल सकते हैं, जैसे एक बेसिक जनता को भी ये चीज़ समझ में आए कि क्या है ये। तो देखिए, इसका तो फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे अच्छा तरीका अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ वो ये है कि जैसे आज कंपनीज हैं, जैसे आज हम चाहे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, LLP वगैरह बनाते हैं इंडिया में, वैसे ही एक Web3 की एक कंपनी फॉर्मेशन कह लीजिए इसको। कि और कंपनी क्यों बनाई जाती है? कंपनी बनाई इसलिए जाती है कि भाई लोग मिलेंगे, एक हम शेयर्ड, एक कोई हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा जो शेयर्ड होगा कि हम सब मिलके कुछ करना चाहेंगे, ठीक है? अब चाहे वो हम बोले कि हम मेटावर्स बनाना चाहते हैं, या हम किसी ज़ीरो द ऐप की तरह बोलें कि हम लोगों को शेयर ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, तो उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कंपनी का एक अपना ऑब्जेक्टिव है, उसके अपने शेयर होल्डर्स होते हैं। डाउ ने ये किया कि उन्होंने भी यही कहा कि हम भी टुगेदर एक कम्युनिटी ऑफ लोग आएंगे, हम बैठ के एक ऑब्जेक्टिव पिक करेंगे, ठीक है? अब आप सिंपल सा एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव ले लीजिए कि हमें ट्रीज प्लांट करने हैं, ठीक है? तो डाउ है। अब कंपनी में तो सिर्फ शेयर होल्डर ओनर होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जैसे शक्ति टोकन का एग्जांपल दिया, एक भी टोकन होल्डर ओनर है। तो अगर हमें सपोज करिए पेड़ ही उगाने, और हमने लोगों से कहा कि यार देखो पेड़ उगाने के लिए पैसे चाहिए, आप ऐसा करो कि ट्री टोकन बेच दो। हर आदमी ने जो ट्री टोकन खरीदा उसके लिए हम एक पेड़ उगाएंगे। तो ट्री टोकन आया, उसके लिए उन्होंने हमें पैसे दिए, उससे हमने सीड खरीदा। जिन लोगों को पे करना होगा कि जाओ यहाँ पे ट्री प्लांट करो, उन्होंने जाके वो ट्री प्लांट किया, वो ट्री उगा, वो ट्री के आप ओनर हो। ट्री का बेनिफिट सबको मिलना है। हो सकता है कि हमने एप्पल ट्रीज ही प्लांट कर दिए, आगे जाके एप्पल बेचेंगे, उसका हो सकता है एप्पल बेचने का फ़ायदा भी हमें मिले। तो ट्री प्लांट करने से भी ग्रीनरी भी बढ़ी, एप्पल भी मिले। हो सकता है आप चाहो वो एप्पल या उसका फ़ायदा ही ले लो, आपको रिवॉर्ड भी मिला। फ़ायदा क्या हुआ कि कंपनी थी, उसमें शेयर होल्डर का फ़ायदा होता था। स्टार्टअप ने क्या आके बोला ईसॉप देंगे। सब बात करते हैं ईसॉप की, फ्लिपकार्ट के जो ईसॉप्स होल्डर्स थे, बड़ा करोड़पति बन गए सब लोग। हाँ, स्टार्टअप्स ने क्या किया कि बोला कि यार शेयर होल्डर तो कुछ ही लोग होते हैं जो पैसा डालते हैं, तो वो कुछ ही लोग काम करना चाहते हैं, बाकी लोग तो कहते हैं हम क्यों करें।
बिल्कुल फ़ायदा क्या है मेरा? बिल्कुल। ईसॉप से उनको लगा कि यार सारी टीम हो गई अलाइन, सब काम करेंगे तो कंपनी जल्दी सक्सेसफुल होगी, ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। हम्म। यहाँ पे अब आपने सबको ओनर बना दिया। जो मेरा यूज़र है वो भी ओनर, कस्टमर भी ओनर, जो मेरे को सप्लाई करता है वो भी ओनर, जो मेरे को प्रमोट करता है वो भी वो भी ओनर, ओनर। जो पैसे डालता है वो भी ओनर। ओके। अब आप जैसे मैंने एसबीआई का एग्जांपल दिया कि आप ओनर भी हो, आप कस्टमर भी हो, तो वहीं पर टिकोगे, वहीं पर टिकोगे तो उसी कंपनी और उसी डाव का फ़ायदा होगा। उसी डाव का फ़ायदा होगा तो वो जल्दी भी बढ़ेगा और ज़्यादा भी बढ़ेगा। तो हम्म। अगर आपने राइट डाव बनाया विद द राइट ओके। ऑब्जेक्टिव, चाहे वो ट्री वाला हो, चाहे बैंकिंग वाला हो, चाहे मेटावर्स वाला हो, तो वेब 2 कंपनी से वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, सो इट हैज़ गॉट अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज एज बिल्कुल। कम्पेयर टू ये। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, हमने लक्ष्मी एनएफटी की तो बात करी जो आप लोग लेके आ रहे हैं। अब एक जनरल एक इंसान को अगर कोई एनएफटी पिक करना होगा, आपने ये तो बता दिया कि वाई दे शुड पिक लक्ष्मी एनएफटी, बट एक जनरल इंसान को अगर आप 3-4 टिप्स देंगे कि बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू कंसेप्ट, उसको एनएफटी बाय करना है, तो वो कौन सी 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हाँ दे कैन गॉज कि हाँ ये एक अच्छा एनएफटी हो सकता है इन द फ्यूचर? व्हाट आर दोज थिंग्स? तो देखिए, अब सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि एनएफटी से मिलता क्या है। तो जैसे कुछ एनएफटीज़ हैं जो मूवी के कुछ क्लिप्स दे रही हैं, कुछ एनएफटी हैं जो वर्चुअल वेकेशन दे रही हैं, उसमें मतलब एक वीडियो है वेकेशन का। कुछ एनएफटीज़ हैं जो एक पिक्चर दे रही हैं। तो उन एनएफटी का तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि और क्या मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है या इतना ही मिल रहा है। ठीक है, हमने जैसे कहा कि भाई त्रिमूर्ति एनएफटी में तो शक्ति टोकन्स भी, रिवॉर्ड्स भी, वीआईपी एक्सेस भी, अवतार भी, हम तो बहुत दे रहे हैं। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने की कि ये जो इकोसिस्टम बन रहा है ये पॉपुलर कितना होगा, कितने लोग आएंगे इस पर। ओके। ये आपको थोड़ा सा फ्यूचर बेट ले रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। करेक्ट। लेकिन आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाँ यार, क्या ये पॉपुलर है, क्या ये जो बना रहे हैं मुझे इंटरेस्ट करता है। अगर मुझे इंटरेस्ट करता है तो मेरे जैसे होंगे बहुत सारे लोग, या मेरे जैसे कितने लोग हैं, थोड़ी और इसमें रिसर्च करिए। यूट्यूब में अगर किसी ने उसका रिव्यू डाला है वो देखिए, वो जो लिख रहे हैं पेपर वगैरह में वो पढ़िए। क्या आपको लगता है कि विजन अच्छा है कि लोग अडॉप्ट करेंगे? लोग अडॉप्ट करेंगे तो देखिए, ये जो बोर्ड ऐप है जिसकी अब वो इकोसिस्टम 14 बिलियन का हो चुका, वो जो कंपनी ने ये बोर्ड ऐप के बनाए जो कि एक ऐप लुकिंग एनएफटीज़ है, सिर्फ एक डिजिटल आर्ट है, उसकी कंपनी की अपनी वैल्यू 4.5 बिलियन हो गई है डॉलर। वो क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिटी की वैल्यू बहुत है। मिल तो उसमें बहुत कुछ नहीं रहा, एक वो डिजिटल आर्ट ही मिल रहा है। कम्युनिटी की वैल्यू क्यों है? उन्होंने कहा कि देखो यार, जिसके पास ये एनएफटी होगा वही कम्युनिटी का पार्ट है, वही हमारे प्राइवेट डिस्कॉर्ड में आएगा, उसी को हम अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, उसी को हम बताएंगे कि क्या वेब3 में इन्वेस्ट करो, वही और लोगों से डिस्कस करेगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि कम्युनिटी तो हमारे में है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेटस है बड़ा इंपॉर्टेंट। ओके। तो अब वो कम्युनिटी ऐसी बन गई कि सबने कहा यार कि इस कम्युनिटी का पार्ट होना ये इम्पॉर्टेंट है। ओके। जैसे आप रियल एस्टेट में कुछ कह देते हो ना कि इस एड्रेस में ये पिन कोड होता, ये सड़क का नाम होता, घर तो वही है करेक्ट, बट जैसे मुंबई में हीरा नंदानी के इधर हाँ, फ्लैट्स है। बिल्कुल। करेक्ट। तो अब वो होता तो अरे भाई वाह, क्या हाँ, मतलब कुछ तो होंगे ये लोग, तो करेक्ट। एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। तो वो कम्युनिटी ही स्टेटस सिंबल बन गई कि अगर आपके पास ओह, उसका एनएफटी है तो मतलब आप कुछ हो, फिर आप कुछ वेब3 में करते हो, आपने कुछ किया। तो वो जैसे जैसे इंटरेस्टिंग। बढ़ती गई तो इसमें वैल्यू हो गई उनकी सोशल स्टेटस की। और गॉट इट। स्टेटस मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेटस सिंबल हाँ, हाँ। करना, तो इसलिए वो बढ़ गया। लेकिन वो बना इसलिए कि कम्युनिटी पॉपुलर हुई, एस्पिरेशनल हुई, लोग चाहते थे कि उसमें ज्वाइन करना। ठीक है, तो ये आपको लेनी पड़ेगी एक बेट देख के कि क्या हो रहा है, कि क्या ये पॉपुलर होगा, लोग इसको चाहेंगे आगे बढ़ाना। तो दैट विल बी द सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि वो आपको एनालाइज करके उस पर एक कॉल लेनी पड़ेगी कि हाँ ये मेरे हिसाब से इस पर मैं निवेश करूँ या नहीं करूँ। ओके। लास्ट में ये बोलूँगा कि टीम के बारे में आपको देखना चाहिए कि भाई देखिए, नई टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, हो रहे हैं कुछ स्कैम। जैसे मैंने कहा कि नई चीज़ आती है तो कुछ होते हैं, बहुत सारी टीम्स होती हैं वो अपना नाम भी नहीं बताती, वो बता देते हैं अपना एक अवतार का नाम दे देती हैं कि हम कौन है पता ही नहीं। क्या इनके पीछे कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं? बड़े इन्वेस्टर होने का मैं ये नहीं कह रहा कि सबके पीछे बड़ा इन्वेस्टर होगा तो वही बड़ा बन सकता है, लेकिन एक इन्वेस्टर होने से एक फ़ायदा ये होता है कि उन लोगों ने तो अपना ड्यू डिलिजेंस कर ही रखी होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी ठीक बनी है कि नहीं, ट्रस्ट है कि नहीं इन पे, वो होता है। तो एक ड्यू डिलिजेंस ही हो गई, एक चेक लिस्ट पे चेक लग गया।
उसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास इन्वेस्टर नहीं वो बड़ा नहीं बनेगा, वो भी बड़ा बन सकता है। लेकिन ये जो आपको करना पड़ेगा कि फाउंडिंग जो टीम है उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, कैसे लोग हैं, ये थोड़ा सा ऐसा पैसा कमा के निकलना चाहते हैं या बड़ा विजन है, उस विजन को, क्योंकि पैसा एंड में बनाना तो कंपनी उन्हें ही है। जब वो कंपनी और इकोसिस्टम बनाएंगे तभी बड़ा बनेगा, अडॉप्ट होगा। जब वो इकोसिस्टम ज़्यादा लोग अडॉप्ट करेंगे तो आप भी ओनर हो NFT के थ्रू, अगर आपको ओनरशिप भी मिलती है या अगर आपको खाली एक डिजिटल आर्ट भी मिलता है तो कम्युनिटी तो तभी वैल्यूबल होगी, तभी आगे सब कुछ काम होगा। तो ये 3 चीज़ें मैं बोलूँगा ज़रूरी है। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई इस पूरी दुनिया ऑफ NFT में एक्सपोजर लेना चाहता है विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोस, तो आपके हिसाब से वो कौन से कोर क्रिप्टो करेंसीज हैं जो इन्वॉल्व होंगे इन दिस वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स एंड NFT? देखिए अभी तो 3 हैं, ओके, इथेरियम, सोलाना और पॉलीगॉन। ओके, दीज आर द 3। तो अगर किसी को क्रिप्टो के थ्रू मेटावर्स और NFT का बेट खेलना है तो फॉर नाउ दे कैन बेट ऑन दीज 3 ऑल्सो। इन 3 पे भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए बाकी जो टोकन्स आते हैं वो तो मेटावर्स के अपने आप आते हैं। जैसे सैंडबॉक्स मेटावर्स है, उसका अपना टोकन है, ओके, सैंड टोकन। डिसेंट्रलैंड है, उसका अपना टोकन है माना। ज़ाइनवर्स है, उसका अपना टोकन आएगा शक्ति। तो मतलब अलग है, वो तो डायरेक्टली बेट हो गई मेटावर्स की। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे किन क्रिप्टो को यूज़ करके मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे हम लोगों का आज हमने बनाया पॉलीगॉन पे, आगे हम इसको मल्टी चेन बनाएंगे। इथेरियम पे बहुत सारे बने हुए हैं। ओके, सैंडबॉक्स पहले इथेरियम पे था, वो पॉलीगॉन पे आ रहा है। सोलाना पे भी बहुत सारे बन रहे हैं। ओके, तो अगर ये एक बेट लेनी है कि किन किन चेन्स पे मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो वो ये 3 चेन्स हैं। गॉट इट। अगर आपको मेटावर्स पे डायरेक्टली बेट लेनी है तो वो तो फिर मेटावर्स का अपना टोकन भी आएगा। जैसे हमारा शक्ति आ रहा है, डिसेंट्रलैंड का माना ऑलरेडी है, सैंडबॉक्स का सैंड ऑलरेडी है। वाओ, सो अंशुल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन था। अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो आई गेस दिस विल गो ऑन फॉर एवर एंड एवर, बट हम सबको भी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट्स है। बट साथ में अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अंशुल को वापस अपने चैनल पे लेके आएँ तो कमेंट्स में OP अंशुल ज़रूर लिखेगा। एंड अंशुल, बिफोर यू लीव, एक आखिरी सवाल, बिकॉज मन में तो बहुत सवाल है। व्हाट इज़ द वाइल्डेस्ट थिंग जो हम मेटावर्स में कभी भी इन फ्यूचर देख सकते हैं? आपके दिमाग में कौन सी सबसे वाइल्डेस्ट चीज़ हम देख सकते हैं जो मतलब हिला के रख दे लोगों को? इट कुड बी इवन फ्रॉम ज़ायनवर्स का भी कुछ हो सकता है, बट व्हाट कुड बी द वाइल्डेस्ट जो किसी ने सोचा ना हो अभी के लिए, या क्रेजी कर दे लोगों को? देखिए अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो चाहे मैं बिग बैंग में जाना चाहूँ कि जब यूनिवर्स बना, या मैं हड़प्पा कल्चर देखना चाहूँ और वैसे जीना चाहूँ, से लेके अगर मैं ये चाहूँ कि आज से 5000 साल बाद कैसी दुनिया होगी, इमेजिनेटिव है, ऐसी भी हो सकती है जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं, वैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वैसी मैं ज़िंदगी जी सकता हूँ मेटावर्स के अंदर। कि अगर आज मैं चाहूँ कि अगर मुझे ये लगता है कि एक मेटावर्स बनेगा, आज से 5000 साल बाद हम शायद सारे रोबोटिक्स हो जाएं, कि जो इलॉन मस्क भी कर रहा है कि न्यूरल नेटवर्क अंदर ही डाल देंगे न्यूरल लेस के थ्रू, ये सब तो हम रोबोट से बन जाएं और वैसे ही रह रहे हैं, तो हम मेटावर्स में रोबोट्स की तरह भी रह सकते हैं, हम केव मैन की तरह भी रह सकते हैं, हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह भी रह सकते हैं। तो ये जो सारे हमें एक्सपीरियंसेस करने हैं, हम ये सब मेटावर्स के थ्रू डिजिटल दुनिया में कर सकते हैं, और वो रियल नहीं है लेकिन वो रियलिटी के बहुत पास है। वाओ, सो गाइज, आप लोग जोधा अकबर फील कर सकते हो और उधर जा भी सकते हो विद द एडवांसमेंट इन मेटावर्स। सो थैंक यू सो मच अंशुल, आप आए, आपने वापस ये पॉडकास्ट एक रिकॉर्ड किया, एंड आई एम प्रीटी श्योर लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू सो मच अंशुल फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।